प्रधानमंत्री को अगर हम ये बता दें कि कौशल उन्हीं बच्चों का विकसित करना है, उससे पहले उन बच्चों का कौशल कौन सा है ये पता लग जाए, अगर उनका दिमाग कैसा है, तो उनको उसी तरह की ट्रेनिंग दे करके हम उसको तैयार कर सकते हैं। उसने गौतम अडानी को फ़ोन किया, मेरी मुलाकात अगले दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री से हुई। मैंने नरेंद्र मोदी को सब कुछ बताया, लिंक्स दिए हैं आपको, उसको आप एफिलिएट करोगे, उसको सर्टिफिकेशन आप, अरे आने वाले समय में सर्टिफिकेट मैं दिया करूंगा, आप थोड़ी ना दोगे मेरे को सर्टिफिकेट कि मेरा काम सही है कि नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पैसा खत्म करना है। आपने टायर पंचर लगाते हुए बच्चों को कान में लीड लगाए हुए देखा होगा ना, वो नहीं छोड़ सकते म्यूजिक भाई, वो म्यूजिक चला गया तो जिंदगी में डिप्रेशन आ जाएगा। तो मैं जब उस फाइंडिंग पे जब निकला था तो 2018 तक मुझे पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया था कि षड्यंत्र कहां से चलता है, गेम प्लान क्या है, कौन कब्जा करना चाह रहा है, किस चीज पर कब्जा करना चाह रहा है, और आने वाले टाइम में आपके पास क्या होने वाला, और क्या सरपंच बताएगा, ना मास्टर बताएगा, ना स्कूल का हेडमास्टर बताएगा, ना एमएलए बता रहा है, ना एमपी, ना मिनिस्टर, ना सीएम, ना पीएम, ना किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई गांव में पढ़ा लिखा आदमी किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप लोग जेल में गए थे, वो स्टोरी सुनाओ। खट्टे से भी मिला था मैं उस गांव की फाइंडिंग दिखाई, 53 लाख रुपया महीने का वो गांव अपना खाली करके उस स्कूल मालिकों की जेब में डाला। जमीन से, एल्यूमिनियम जमीन से, सब कुछ जमीन से निकलता है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन जो है वो किसी लायक नहीं है, जमीन में कुछ नहीं रखा, तुम तो अपने बच्चों को जमीन बेच करके विदेश भेज देते हो, और अडानी को आपको जमीन खरीदनी है। कि रिजर्व बैंक ने अभी तक जितने नोट चला रखे हैं सारे फर्ज है। 2020 में 19 में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, आरबीआई और सारे बैंक प्राइवेट हैं, संस्था सरकारी नहीं है। आरबीआई ने जवाब में दिया, हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है और हम जेल जाएंगे, तुम चाहे गोली मारो कुछ भी करो, बट हम तुम्हारे इस टायरनी में, इस मतलब हिपोक्रेसी में हम लोग नहीं आने वाले हैं। अब अनिल विज को जिम्मेदार लगाओगे, जिस नर्स ने लगाया, जिस डॉक्टर ने लगाया, वो प्रधानमंत्री जिसकी फोटो लग रही है, वो बिल गेट्स जिसने बनाया, वो डॉक्टर्स जिन्होंने इसकी पैरवी करी, जिम्मेदार कौन हो? तुम्हें मैं कब से कह रहा हूं ये मत लगवाओ तुम। मैं 3 तारीख के बाद मैं चंडीगढ़ से पैदल चलूंगा दिल्ली तक, चिल्लाता चिल्लाता, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो जाता हूं, और जब मैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में सच बताता हूं तो बोलते हैं ये सटक गया है। आपके आसपास बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। कलेक्टर, एसडीएम, कोर्ट, ये बैंक, पूरा बड़ा नेक्सस है, और पॉलिटिशियंस। नेक्सस मतलब गिरोह। शाह की टीम आई, रेगुलर उनके लोग आए, दुबई से थ्रेट कॉल आई, पाकिस्तान के नंबरों से आई, हमारी फैमिली की, हमारे फेसबुक से लोगों की फोटो उठा उठा के, वो उनकी नंगी नंगी तस्वीर बना के हमारे पास भेजी। उधर से मार रहा है एक, उधर से मार रहा है एक, उधर से मार रहा है एक, उधर से मार रहा है, पूरे मतलब ऐसा करके पूरा दिन कीटा उन्होंने हम सबको। मेरे अकेले के ऊपर एक पूरा इतना मोटा डंडा बांस का टूट गया। ऐसा लग रहा है जैसे ताऊ ने तो शहीद मान लिया। अब हमारे घर वालों को सबको पता है ये ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल अतरी हूँ आपके साथ, और आप ये पॉडकास्ट देखने अगर आए हो तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, और बहुत कुछ आपको डीपली गहराई से सीखने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट में डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के साथ हमने 2 घंटे बातचीत करी हैं, और उन 2 घंटों में मुझे ये पता नहीं चला कि 2 घंटे किस टाइम बीत गए। आप इस पॉडकास्ट से कुछ न कुछ सीख के जरूर जाओगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के साथ खास बातचीत में ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार है। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा एक पेरेंटिंग कोच हैं, और पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उन्होंने लगभग 10 साल रिसर्च करी है, और फिलहाल इसी रिसर्च के जरिए वो लोगों में संदेश पहुंचा रहे हैं कि सिस्टम कैसे चल रहा है और कौन किसको किस तरीके से यूज कर रहा है। बाकी गहराई आपको पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंजॉय करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हो? आराम भाई, बढ़िया एकदम। क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल तो फिलहाल 24 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम का पेरेंटिंग सेमिनार की तैयारी चल रही है। उसमें क्या होगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए नहीं, असल में वो सेमिनार है बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए? हाँ, असल में क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश में कुछ
छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं हम्म, जिनके गंभीर परिणाम उन बच्चों को अपनी जिंदगी में झेलने पड़ते हैं। और वो परिणाम उन माँ बाप को मालूम नहीं होता कि आपकी उस गलती की वजह से ये परिणाम आया है। मान लीजिए, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, हम्म, जैसे किसी बच्चे से कोई चीज़ टूट गई आपकी, आ, कोई कप टूट गया, कोई प्लेट गिर गई, नमकीन या बिस्किट आपने खा रहे थे और वो उसने हाथ मारा और एकदम से वो गिर के नीचे पड़ गया, या दूध पीते पीते चादर पे वो गिर गया, पानी में भीग गया, आपकी गाड़ी की सीट खराब हो गई। और जैसे ही आप उस चीज़ के लिए उस बच्चे को डांटते हो कि तुमने ये क्यों किया, अब माँ बाप ने तो ये सोच करके किया कि बच्चे को हम सिखाएंगे, अच्छी बात सिखाएंगे, और ताकि बच्चा आने वाले वक्त में थोड़ा सा चीज़ों को ठीक से देखना शुरू कर दे। पर बच्चे के दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ऐसी बात जाती है जिसमें वो ये मानता है कि इंसान से ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, और आने वाले वक्त में फिर वो चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब इसी तरह से जैसे कोई पापा शाम को अपने बच्चे को फ़ोन करता है आने से पहले, और वो बच्चे से पूछ लेता है, क्या क्या बेटा लाना? तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। हम्म, अब वो तो प्रेम वश पूछ रहा है उससे कि बच्चे को जो अच्छा लगे मैं उसके लिए वो लेकर जाऊं। हम्म, पर बच्चा जब उसको बोलता है कि मुझे वो अपनी फेवरेट चीज़ जो है वो बता देता है, तो पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे लिए ये लेकर आऊँगा। तो बच्चा उसी मोमेंट से पापा का इंतज़ार करना बंद कर देता है और वो चीज़ का इंतज़ार करने लग जाता है। यानी हम उस बच्चे को उससे दूर कर देते हैं। इसी तरह से जैसे जब पापा कोई काम कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर एक आदत देखी होगी आपने कि वो आपके बीच आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आते आते ही वो कंप्यूटर पे खुद हाथ मारेगा। आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, वो आपके मोबाइल पे खुद हाथ करेगा। आप खाना बना रहे हो, वो बच्चा खुद आकर के उसमें करेगा, आपके साथ आकर के खाना बनाना चाहेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, वो वहीं आकर के वही करना चाहेगा। दैट इज द वे ऑफ बॉन्डिंग बेसिकली। ये बच्चे की तरफ से ही आपसे जुड़ने का एक उसको माध्यम नजर आता है। पर जैसे ही आप उस बच्चे को ये बोलते हो कि तुम पढ़ लो, ये काम तो मैं कर लूंगा, उसी टाइम आप उस बच्चे को उस चीज से नहीं दूर करते हो, बल्कि आप अपनी पूरी लेगेसी से दूर कर देते हो। क्योंकि आपने उस टाइम पे एक संदेश दे दिया बच्चे को कि जो ये काम कर रहा हूं ये वर्थ नहीं है तेरे, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा है। तो जैसे ही हम बच्चे को उस काम से दूर करते हैं, बच्चा धीरे धीरे हर काम से दूर हो जाता है। तो जिस भी माँ बाप ने उस चीज को दूर किया, उस तरह से काम किया, तो वो बच्चा अपने माँ बाप से भी दूर हो गया, अपने पुश्तैनी कामों से भी दूर हो गया, अपने गांव से भी दूर हो गया, अपने जीविका के साधन उसने कुछ और ढूंढ लिए जो कि शिक्षा या नौकरी में ढूंढने लगे। इसी तरह से छोटी छोटी गलतियां हैं जो माँ बाप अपनी परवरिश में करते हैं, और इन पर अगर लंबी चर्चा ना हो तो फिर मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरनाक काम होगा। तो जिनको समझ में आ गया है उनको बोलना चाहिए, ऐसा सोच करके हमने ये पेरेंटिंग सेमिनार रखा है 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे वहां पहुंचना दिल्ली है, के अंदर। दिल्ली के तो अंदर। आप जो एग्जांपल आपने यहाँ पे दिए वो इसी तरह से आप वहाँ समझाओगे? वहाँ थोड़ा सा और माँ बाप के जो इश्यूज हैं उनको भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। कि मान लीजिए आपका बच्चा जिद्दी है, तो वो क्यों जिद्दी है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो वो क्यों नहीं मान रहा है, वो मोबाइल पर गेम खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है। और उसको अगर ये चीज़ें जो उसके बिहेवियर में हैं, वो मतलब अ, अपने काम के लिए मोटिवेटेड नहीं है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कम आते हैं, पेपर से पहले एग्जाइटी हो जाती है, और बदतमीज़ होता जा रहा है, मोबाइल वीडियो गेम्स के साथ चिपका है, कार्टून्स के साथ चिपका है, टीवी के साथ चिपका है, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कई बार बच्चे अचानक बोलना बंद कर देते हैं, कई बार बच्चे अचानक से बदतमीज़ ज़्यादा ही हो जाते हैं, पहले नहीं थे। तो ऐसे करके लगभग लगभग माँ बाप, देखिए क्या होता है कि कितने माँ बाप वहाँ आएंगे, किस तरह के उनके सवाल होंगे, अपनी बात कहने के बाद, जो मैं मोटे मोटे तौर पे जो पॉइंट्स रखने के बाद फिर पेरेंट्स के सवाल हम लोग वहाँ लेंगे कि पेरेंट्स को क्या लगता है, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। और फिर एक प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे आने वाले टाइम में। हम लोग जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, हमने ये प्लान किया है कि हम हर गांव तक जाएंगे और प्रत्येक गांव में 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जा सकता है, उस पर हम लोग प्रैक्टिकली काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो, ये हम बात करेंगे इसके बारे में भी। आप काफ़ी सारी बात हमने बच्चों के बारे में करी जो आप सेमिनार करने जा रहे हो। हाँ हाँ।
मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये रहेगा यहाँ पे, शॉर्ट में आंसर चाहता हूँ मैं आपसे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर आपकी जीवनी के बारे में बात करेंगे जो हमने आपके बारे में रिसर्च किया है। आप ऐसा आप ही क्यों कर रहे हो? देखो, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, और ऐसा करके मुझे लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप इससे कुछ समाज का भला कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति है, सिर्फ आप और मैं नहीं, हर व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है, मतलब उसका असल उद्देश्य है समाज के लिए तैयार होना, और उसको समाज तैयार करता है। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, कुछ मीडिया का कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के ऊपर, और टीवी के ऊपर या डायलॉग्स का कुछ इस तरह डिलीवरी हुई कि माँ बाप ने बच्चे को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। और जब से जॉइंट फैमिलीज का कल्चर टूटा है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे की परवरिश का जिम्मा माँ बाप ने खुद उठा लिया। अखबारों में जैसे छप गया कि अपनी जमीन बेच करके बेटे को पढ़ाया और वो आईएएस अफसर बन गया। अब उस चक्कर में लाखों लोगों ने अपनी जमीनें ठेके पर देकर शहर में शिफ्ट हो गए। जो उसके गांव में प्रॉब्लम थी उसको ठीक नहीं किया, उल्टा उनको लगा कि ऐसी तैयारी करवाएंगे तो शायद हम भी ऐसा करेंगे। कोई गांव छोड़कर गया था और कभी कोई, मतलब लाखों में एक कोई कामयाब हुआ तो उसकी खबरें बड़ी छपी कि वो गांव छोड़कर आ गया था क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं थी। इस तरह से सबने अपने अपने बच्चों पर काम करना शुरू कर दिया। वो ये भूल गए कि बच्चा आपकी जागीर नहीं है, बच्चा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा समाज की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे को समाज के लिए समाज तैयार नहीं करेगा तो वो बच्चा आने वाले टाइम में समाज के लिए नुकसानदायक होगा। और इस काम को करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत ही बड़ा कारण। मैंने एक रिसर्च पे काम किया था। असल में मैं अपने टाइम का सबसे शरारती बच्चों में से एक था। मेरा यहीं असंध के नज़दीक गांव फफड़ाना मेरा गांव है, और मैं गांव के सरकारी स्कूल से ही मैंने 10वीं पास करी है। उससे पहले मैं अलग अलग स्कूलों में पढ़ता रहा। लगभग एक साल में एक स्कूल में बदल देता था, मतलब 2 साल से ज़्यादा तो कम ही चांस रहे कि मैं एक स्कूल में रहा हूँ। मुझे रास नहीं आती थी वो बातें जब हमारे को पढ़ाने वाले टीचर्स का स्टैंडर्ड दोगला देखता हूँ मैं, कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए और फिर समाज में जाकर वही वो काम कर रहे होते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे ये सिखाया जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मैं भी कह देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर बाद में मैं वैसा कर भी देता हूँ। तो उसके वजह से मुझे डांट पड़ती है और मुझे मार भी पड़ती है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूं। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने टीचर्स को भी दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने गांव के लिए गर्व का विषय बनना चाहता हूं, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। वैसी कौन सी चीज है जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है, जो अलग दिशा में लेकर के जा रही है। तो इसकी खोज मैं करने लगा। और जब मैंने गार्डनर को पढ़ा, मैंने फिर फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ा, फिर मैंने और चीज़ें देखनी शुरू की और अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया, नोट करना शुरू किया, तो 2009 तक, अपने 9-10 साल की रिसर्च में मैं एक फाइंडिंग पर पहुंचा कि बच्चे के दिमाग को समझा जा सकता है। 9-10 साल आपने बोले, कब से कब तक थे वो? मैं 99 में इस पे लगा था, और 2009 में मतलब मुझे ये मालूम पड़ गया था कि अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकता हूं कि इस बच्चे को परमात्मा ने ऐसा दिमाग दिया है, ये इस तरह के काम करके खुश रहेगा, ये ऐसा काम करके अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा, और ये ऐसा काम है अगर इस बच्चे को इसमें डाल दिया जाए तो ये अपनी भूख, प्यास, नींद और समय का मतलब भाव खो देगा, उसकी सर्च खो देगा। उसको 9 से 5 की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो 24 घंटे अपने काम पे लग सकता है। और 2009 से 2014 तक मैंने, सॉरी 2009 से 12 तक मैंने, 11-12 तक इसकी फाइंडिंग की सच्चाई के ऊपर थोड़ा सा काम किया। क्योंकि पिछले 5-7 साल में जैसे मैंने किसी पेरेंट को अभी बता दिया कि भाई आपका बच्चा इस तरह का है, आने वाले 2-3 साल में, उस टाइम तो पेरेंट ने मेरी बात मानी नहीं, वो आने वाले टाइम में उन्होंने माना, मुझे कॉल करके या स्पेशल मिल के बताया। उस टाइम फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, पर उन्होंने मिल करके जब भी मिले वो बताया कि आपने जो उस वक्त बताया था ना वो बिल्कुल सही था। फिर मैं फिर क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो हरियाणा सरकार में टीचर की अपॉइंटमेंट में 2004 की थी, और
तो मैं सरकारी स्कूल के बच्चों पे भी ये काम कर रहा था, अपने स्कूल में भी मैंने रिजल्ट्स बहुत शानदार देखे, बहुत ही अल्टीमेट, मेरा एक एक बच्चा मतलब इस लेवल का होता था। और फिर जब वो बड़ी क्लासेस में जाता तो फिर से उस स्कूल में फिर से उसका लेवल उसका गिरना शुरू होता। तो मैंने सोचा कि ऐसे नई बात बन रही है। मैं जो बात अपने कोलीग्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने डिपार्टमेंट को लिख लिख के थक चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है और हम इसकी मदद से गांव के अंदर 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, तो उसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर मैं अपने कॉलेज अपने एक इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया चंडीगढ़ में, एक्सपैंडिंग होराइजन्स। उसके बैनर के नीचे मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग प्लस उन बच्चों को तैयार करना शुरू किया जो बच्चे इस तरह के, जो अपने अपने स्कूलों में या अपने घर में बहुत इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जब मैंने उसका रिजल्ट 100% देखा, तो एक दिन 2016 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, मेरे पास में 500 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, 100 बच्चों का मैंने सिलेक्शन करना है और मैंने उनका कनेक्शन मतलब सिलेक्शन कर भी लिया है। मेरी फ़ीस भी बहुत महंगी होती थी, मैं 2 महीने पढ़ाने की फ़ीस 5 लाख रुपए लेता था और एडवांस में ही 2 लाख रुपए लेता था। तो 100 बच्चों के पास पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं उन उन पेरेंट्स को ये कह रहा हूँ कि अब अगला सेशन में आपके बच्चों को तैयार, क्योंकि उससे पहले वाले सेशन में मैंने मीडिया कवरेज काफ़ी चली गई थी, तो लोगों में क्रेज़ था काफ़ी हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे पास पढ़ाने का अपने बच्चों को। तो अचानक से एक दिन मेरा बेटा जो आया, मेरे ऑफिस के नीचे कम्युनिटी टॉयलेट था, बस मतलब मार्केट का, तो वहाँ से वो जब आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों हो गए। तो उसने कहा वहाँ पे ना एक डॉक्टर था, मतलब उसको नहीं मालूम था कि वो कौन है, लेकिन उसकी वो मासूमियत को देख करके मुझे ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। उसने कहा कि वहाँ पे एक डॉक्टर था और वो अपने आप को ऐसे सुई लगा रहा था और सुई लगाते लगाते वो वहाँ गिर गया। अब आप समझ ही गए होंगे, वो कोई नशेड़ी आदमी था। तो मेरे को एकदम समझ में आ गया कि ये तो कोई नशे का इशू है लगता है। तो फिर कहता है फिर वहाँ एक और आ गया और वो भी ऐसे ही लगाने लग गया, तो मैं उनको देख रहा था। आई वॉज जस्ट स्टन्ड। मैं वहाँ नीचे गया, मैंने उस टॉयलेट वाले से बोला कि यहाँ कितने लोग आते हैं ऐसे। उसने कहा ये तो आते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब मेरे ऑफिस के बिल्कुल नहीं, 60 में था वो। मेरे पास एक डीएसपी पढ़ाने के लिए, उसके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो मैंने उस डीएसपी को कॉल किया चंडीगढ़ के ही। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे करके इशू है और मेरे ऑफिस के पास वाला ये टॉयलेट है, मुझे यहाँ से इनको भगाना है, तो आप पुलिस भेजिए। उसने मुझे बोला बलारा जी अगर मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा ना तो वो किसी और टॉयलेट में जाके ख़राब करेंगे। ये लाइन मुझे स्ट्राइक किया, ये तो वाकई बात तो सही है, और वो जहाँ जा करके ख़राब करेंगे, कल को मेरा बच्चा अगर वहाँ जाने लग गया तो मैंने रात को अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कहा पूनम हमारे पास 2 चॉइस हैं, हम हर साल करोड़ों रुपया कमाएं, एक अच्छा सा मकान लें, बड़ी सी गाड़ी लें, जिसे हम प्लान कर रहे थे, जैसा कि हम प्लान कर भी रहे थे कि अब हमारा कर्जा निपटा है, अगले साल से साल का 8-10 करोड़ रुपया कमाएंगे, 2-4 घर बड़े बड़े लेंगे और ऐसा करके करेंगे। तो और मतलब फिर हमने गाड़ियाँ भी प्लान कर रखी थी। और मैंने कहा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ढेर सारा रुपया हो, कोचिंग सेंटर में लोगों की कोई कमी नहीं है, कल को स्टाफ भी रख लेंगे तो यही नहीं पता कितने 100 करोड़ का टर्नओवर का पॉइंट है, ऑलरेडी देश के ये अंदर ऐसा बातें चल 11-12 की हैं? 2016 की। 16 की। हाँ, तो 16 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिसका आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। तो मैंने पत्नी को बोला हमारे पास 2 चॉइस हैं कि या तो हम बहुत सारा पैसा कमाएं और फिर एक दिन हमारा बच्चा इन नशेड़ियों के ही हत्थे चढ़ जाए, क्योंकि नशेड़ी आदमी को तो बेसिकली अगला कस्टमर आपका बच्चा ही चाहिए ना। नशेड़ी आदमी को तो कस्टमर चाहिए, तो वो कस्टमर बढ़ाते 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 गांव के परले सिरे वाला पहला आदमी जब नशा करने लगेगा और जब उसे कस्टमर बनाने होंगे तो गांव का इधर वाला बच्चा आखिर में ही सही लेकिन आएगा तो पक्का उसकी जद में। ये सोच करके मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं कि तुमको अपने बच्चे के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें कम से कम उसके साथ रहने वाले बच्चे तो ठीक हों, और लोगों को इसके लिए जागृत करना है ताकि हमारे बच्चे को उससे अच्छा समाज मिल सके जैसा हमें मिला। ये हमारा एक इंसान होने के नाते दायित्व भी है, या दूसरा मौका है कि हम पैसा कमाते रहें और अपने बच्चे को पैसे के ढेर पर छोड़ जाएं और फिर हमारा बच्चा भी इसी तरह से डॉक्टर बन के और वो भी ऐसे ही नशेड़ी होकर के एक दिन चल बसे। उसने मेरी पहली बात पे सहमति जताई कि हमें समाज पे काम करना चाहिए, तो मैं गांव-गांव जाकर लोगों को जगाऊंगा।
और मैंने फिर गांव-गांव जाना शुरू किया। उसी क्रम में मैं 2018 में जयसिंहपुर भी आया था। हमने उस 2019 में हमने अटेली में भी कार्यक्रम किया था, बला भी गया था, पाड़ा भी गया था, फफड़ाना, जयसिंहपुर, डुपेडी, पधाना, अरडाना, रोड़ा, मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा आसपास का। हर गांव में मेरी टीम और हम गए थे लोगों से बात करने, और मैंने वहाँ उन बात करके मैंने देखा अभी लोग मेंटली चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, बदलाव के लिए। बट देन मेरे पास दो ऑप्शन है देवेंद्र भाई, कि मैंने खुद से बोला ये बात कि या तो हार करके लोगों को ये कहकर गालियां देना शुरू कर दो कि ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनका तो सत्यानाश सामने खड़ा है, या जैसे सत्यानाश होने में 50 साल लगे हैं, अपने ज़िंदगी के 15 से 20 साल लगा करके इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। देखो, मैं जहाँ गया और जिन लोगों से बात की, या मेरी टीम जहाँ गई मैंने बात की, उन लोगों को समझ में आया, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ। इसका मतलब हमारी बात नहीं पहुंची इसलिए चीज़ें नहीं बदल रही हैं। जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, और चूंकि मैं जिम्मेदारी लेने में भरोसा रखता हूं, मेरा ये रहता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चा फेल नहीं होता है, टीचर फेल होता है। तो मैं अगर समझा नहीं पाया गांव वालों को या किसी को भी, तो मैं फेल हुआ, ये जिम्मेदारी लेकर के मैंने लिया। अभी तक की जो हमने बातचीत करी है, मेरी 2 फाइंडिंग्स आई हैं। हाँ। एक तरफ आप पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हो बच्चों की लाइफ को सुधारने के लिए जो भी काम होते हैं जी। दूसरी तरफ आप गांव-गांव जाके आप गांव वालों को कुछ समझा रहे हो। हाँ। तो वो दोनों काम अलग अलग हुए ना, दोनों एक ही हैं। वो गांव में भी तो पेरेंट्स ही बैठे हुए हैं। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है गांव वालों को। गांव में तो आप समाज निर्माण के लिए जा रहे हो, मैं पेरेंट्स को भी समाज निर्माण के लिए बोल रहा हूँ। जो पेरेंट मेरे पास आके काउंसलिंग के लिए आता है, मैं उसे ये कहता हूँ, अब ये बताओ तुम अपने बच्चे के लिए अकेले कर पाओगे क्या? बोलते नहीं कर पाएंगे। तो तुमको और पेरेंट्स तैयार करने पड़ेंगे ना। हाँ, करने पड़ेंगे। जो पेरेंट्स काउंसलिंग उसको तो आप फीस चार्ज करते हो? हाँ, मैं फीस चार्ज करता हूँ, लेकिन वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो गांव-गांव जाके? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो मैं फ्री करूं तो मुझे दान लेना पड़ेगा लोगों से, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और मैंने जब इस विद्या पे काम किया था तो मैंने परमात्मा से एक प्रॉमिस किया था, कुदरत से ये कहा था मैंने कि मेरी ज़बान से किसी बच्चे को गलत रास्ते पर ना लगा दूं, बस इस बात का ध्यान रख लेना। उसके बदले में मैं एक वादा करता हूं कि मैं जीवन में इस विद्या से अपने लिए कभी लग्जरी नहीं खरीदूंगा। मैं अपने लिए कोई धन दौलत, कभी मकान नहीं बनाऊंगा, कभी मतलब मैं इस पैसे से अपने लिए कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं खरीदूंगा जो लग्जरी की आइटम में आती हो। तो मैं बार बार टीवी चैनलों पे इंटरव्यू में और अपनी भाषणों में ये बोलता हूं, ताकि वो बात मीडिया में ऑन रिकॉर्ड पड़ी रहे और मुझे वो याद दिलाती रहे कि तुमने क्या बातें बोली हुई हैं। और इस चीज़ को मैं अपने ऊपर हर रोज़ मुझे इससे लड़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे कई बार अपने बच्चे के लिए ट्रेनिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं करूंगा, तो मैं बोलता हूं कि मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पहले तुम इसे ट्रेनिंग के लिए ले जाओ, उधार लेके देता हूं तुमको, फिर मैं वो कमा लूंगा। लेकिन वो कहती है नहीं, पहले हमको ट्रेनिंग का पैसा हाथ में चाहिए तब तुम दो। मैं कभी भी पैसा लेके अपने पास नहीं रखता हूँ, जेब में नहीं रखता, मकान पे या घर पे नहीं रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जितना मेरा खर्चा होता है वो सब दुकानदार और सारी चीज़ों ने मुझे एक लिमिट दे रखी है कि इतनी लिमिट तक हम तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे। इवन मैं जिस मकान में रहता हूँ, किराए के मकान में हूँ, उस मकान का मकान मालिक भी मुझसे 6 महीने तक किराया नहीं मांगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि समाज में जाते जाते इतना टाइम इसको हो जाता है कि पैसा अपने लिए नहीं कमा पाता, अपने परिवार के लिए, तो मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता। तो मैं तो महीने में 2 महीने में क्या करता हूँ कि उनसे पूछ लेता हूँ फ़ोन करके या मिलके कि तुम्हारा कितना पैसा हो गया, तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना, और जितना टोटल बनता है उसका कैलकुलेट करके देखता हूँ कि मुझे अब इस महीने में इतने बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो जो पेरेंट लाइन में लगे हैं अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए, जिन्होंने मैसेज किया है, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि भाई कल अपॉइंटमेंट है, आ जाओ। तो जितना मेरा बनता है वो फीस ले करके, जैसे मैं 1.5 लाख रुपया लेता हूँ एक बच्चे की काउंसलिंग का, तो मैं जैसे मेरा खर्चा महीने का लगभग 6 लाख रुपए के करीब है, तो 5 से 6 तो खर्चा वही गांव-गांव जाके जो आप काम कर रहे हो उसका खर्चा नहीं, या पर्सनल खर्चा? वो समाज के पैसे को मैं घर नहीं लाता, और पैसा पर्सनल खर्चा। पर्सनल 6 मेरा लाख बेटा महीना? लॉन टेनिस का प्लेयर है। ओके। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसका भी किराया है, फिर मेरी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ भी हैं, मतलब मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं वैसे तो। अब सबको ज़रूरत पड़ती है अपने अलग अलग कामों के लिए। फिर बच्चा मेरा लॉन टेनिस का प्लेयर है। लॉन टेनिस बहुत महंगा गेम है। अब मतलब आप ये समझो कि
20-20 हजार का तो जूता आता है, और एक महीने में कई बार, एक हफ्ते में एक जूता तोड़ देता है वो, मतलब एक जोड़ी Okay. जूता। तो इट्स लाइक फिर दूसरी चीजें और बहुत सारे खर्चे हैं, कहने का मतलब इट्स नॉट लाइक सिर्फ जूता, वो तो कई बार 2-2 महीने भी चल जाएगा अगर नहीं खेलेगा तो। बट द पॉइंट इज कि वो मेरा जितना भी है, अगर मेरा उस महीने में 2 लाख हुआ तो मैं 2 ही काउंसलिंग मतलब बुलाऊंगा, तो वो पैसे मैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में करवा देता हूँ। मतलब या तो कैश लेकर के अगले को दे देता हूँ, या फिर डायरेक्ट उसी के अकाउंट में। तो मैं अपने पास कोई भी सेविंग्स नहीं रखता हूँ। मेरे पास अगर मुझे अभी कुछ हो जाए तो अगले महीने का खर्चा मेरे घर वालों के पास नहीं है कभी भी। ये पिछले कोई सेविंग्स नहीं आपकी? नहीं, 2013 में मैंने ये, मतलब 2016 में मैंने इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर दिया था, जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अब मुझे अपने लिए काम नहीं करना है, अब मुझे अपने बच्चे के लिए करना है। और अपने बच्चे के लिए काम करने में, क्योंकि उसको मैं इतना एजुकेट तो कर ही चुका था, जैसे उसने 7 साल की उम्र में 10वीं तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया था, तो साइंस पढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो रीडिंग का शौकीन है, मतलब उसको मैंने शौक उसको दिया, तो लंबी सीटिंग उसकी है, तो मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मुझे खतरा था वो जब कहीं जाएगा पढ़ने के लिए कॉलेज में, वो जब कहीं सड़क पे चल रहा होगा, वो जब कहीं खेलने के लिए ट्रैवल करना होगा ट्रेन में, तो जो दोस्त उसको मिलेंगे या जो जो दोस्त बनाएगा, जो मिलेगा, वो कैसा होगा। अगर वो ऐसा हुआ तो, अगर मैंने ये बातें नहीं करी तो मैंने उसी दिन उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने बच्चे को इस तरह की सोसाइटी बना के देनी है। तो मैं जब गांव-गांव जाता हूँ तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि देखो, मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इससे मतलब पैसे लेकर लोगों का भला करता रहूँ। इसीलिए मैंने ये प्रण किया था कि गांव से मैं कभी पैसा नहीं लूँगा, मतलब गांव के लोगों से मैं पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा टारगेट है, अगर भारत को बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और अगर गांव बचाना है तो फिर गांव का पैसा गांव में ही रखना पड़ेगा। गांव से पैसा ड्रेन होना शुरू हो जाएगा तो गांव बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं ही लेकर के उसे चंडीगढ़ की तरक्की पे लगाना शुरू कर दूंगा, टैक्स चंडीगढ़ को दूं, मतलब गांव से चूसूं और शहर को दूं, तो वो मेरे सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए जो आदमी गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए हैं, या जो आदमी शहरों के ही हैं, या जो विदेश से मेरे पास आता है क्लाइंट, तो विदेश से मैं डबल ट्रिपल लेता हूं दूसरे देश वालों से, तो मेरा काम उससे चलता है। उसके बाद जब गांव में जाता हूं तो मैं उनको ये कहता हूं कि देखो, तुम्हारे गांव का पैसा बाहर जा रहा है, तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के 3-3 4-4 घंटे तो वो केवल ट्रैवल करने में बिता देते हैं, उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अगर सक्सेस रेट देखा जाए, मान लो अभी 24,000 भर्तियां निकली हैं, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप रिसर्च करो कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे जो ये भर्तियां हुई हैं, और पिछले 10 सालों की भर्तियां अटकी हुई थी, ये 10-12 सालों की, उन भर्तियों में टोटल आज तक कितने बच्चे एलिजिबल हैं उस भर्ती के लिए जिस चपरासी की नौकरी के लिए वो लगा है, और ऊपर 24,000 रखो, नीचे नंबर रखो जितने टोटल उसके लिए एलिजिबल हैं, और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आपको पास का परसेंटेज समझ में आएगा। और आपको वो परसेंटेज कैलकुलेट करके देना, आप स्क्रीन पे भी बता देना लोगों को कि 0.01% से भी कम बच्चा पास होता है नौकरी वाले सिस्टम में। यानी फेलियर की गारंटी कितनी है? 99.99% से भी ज्यादा। तो अगर आपने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चे को झोंक दिया है जहां फेलियर की गारंटी 99.99% से ज्यादा है, इसका मतलब पूरे का पूरा गांव और उनके बच्चे बेरोजगार रहने वाले हैं। तो रोजगार सिर्फ नौकरी थोड़ी ना है, रोजगार का मतलब काम। तो काम कैसा काम? वो जो बच्चा जिस काम के लिए पैदा हुआ है। अगर जिस काम के लिए पैदा हुआ वो कैसे पता चलेगा? उसकी कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, ना सरपंच बताएगा, ना मास्टर बताएगा, ना स्कूल का हेडमास्टर बताएगा, ना एमएलए बता रहा है, ना एमपी, ना मिनिस्टर, ना सीएम, ना पीएम, ना किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई गांव में पढ़ा लिखा आदमी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई उन बच्चों के विषय में नहीं सोच रहा है। तो तुम्हारे बच्चे हैं, कोई और क्यों सोचेगा भाई? तो तुम अपने बच्चों के लिए सोच करके आओ। तुम अपने गांव से मुझे नौजवान बच्चे दो, मैं उनको तैयार करूंगा, मैं उनको अपनी सारी ट्रेनिंग, सारी टेक्नोलॉजी जो मैंने आज तक सीखा, पाया, समझा है, मैं वो सब तुमको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लूंगा। लेकिन करना तुमको पड़ेगा, क्योंकि गांव तुम्हारा है, बर्बादी तुम्हारे बच्चों की हो रही है, तो तुम सबको मिलकर करना पड़ेगा। दिस इज द थीम जो हम गांव में जाके बताते हैं, वही चीज जो मैं किसी पेरेंट को 1 by 1 में करता हूं। आजकल गांव में क्या है, आपको भी पता है कि अगर कोई ऐसी बातें करता है समाज सुधारने की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको लोग पॉलिटिशियन सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे जाके इसको चुनाव लड़ना है। देखो और जब लोगों में ये सोच जाती है कि इसको तो चुनाव लड़ना है, हाँ। तो वो उन लोग से जो ये काम करते हैं उनसे पीछे हटना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। देखो, इसके दो जवाब बनते हैं।
जब मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं आपको ये जवाब दूंगा, भाई चुनाव लड़ना गलत है क्या? अगर चुनाव लड़ना गलत है तो जो चुनाव लड़ते हैं उनके पीछे पीछे दुम हिलाते क्यों घूमते हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हाजिरी क्यों भरते हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सलाम क्यों ठोकते हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो तुम खूबसूरत मान रहे हो, और आपके भले की बात करने वाले आदमी से इसलिए दूर जा रहे हो क्योंकि वो चुनाव लड़ेगा। मतलब ये आर्गुमेंट ही वैसे गलत है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई कहता है तो अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं आपको ऐसा जवाब तब दूंगा। अभी मैं जो चुनाव नहीं लड़ना, मैं ये कह रहा हूं, मैंने कभी भी किसी गांव को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गांव के लिए करूंगा। मैंने नहीं कहा मेरे पीछे लगो, मैंने नहीं कहा कि मेरा साथ दो, मैंने नहीं कहा कि मेरे तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं जेल से आया था मास्क वाले मसले पर, उस वक्त एक नारा लगा था मेरे उधर गांव में एक में कि देवेंद्र बलारा बात तुम मैं- आगे बढ़ो, सुनो, हम सुनो, तुम्हारे साथ हैं। ये बात मैं आपसे शुरू में पूछना चाहूंगा। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये बात पता चली, आप और एक हरियाणा के पत्रकार हैं करमू, हाँ। आप लोग जेल में गए थे, वो स्टोरी सुनाओ, क्या हुआ था उस टाइम? दरअसल क्या है कि मैं 2019 में, क्योंकि 16 में तो मैं निकल लिया था डिपार्टमेंट में, मैं था एजुकेशन डिपार्टमें में क्या चल रहा गवर्नमेंट था। जॉब थी उस टाइम? हाँ मेरी सरकारी 2016 से 12 में मतलब मैं छोड़ के आ गया था मतलब। तो मैं जब डिपार्टमेंट में था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि टीचर्स के थ्रू, अध्यापकों के जरिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। जैसे बच्चों को दवाइयाँ टीचर्स के थ्रू दी जा रही हैं, बच्चों को इंजेक्शंस टीचर्स के थ्रू दिया जा रहे हैं। कोरोना में भी लॉकडाउन इसी के ज़रिए था। घर घर 5 किलो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन भी टीचर्स के ज़रिए था। टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी टीचर्स के ज़रिए था। बच्चों को मोबाइल की आदत भी टीचर्स के ज़रिए डाली गई। स्कूल की ज़मीन की रजिस्ट्री भी टीचर्स के माध्यम से करवाई गई। मिड डे मील के अंदर टीचर्स का ज़मीर मारा गया। अब हमने अपना ज़मीर मारने से मना कर दिया तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ी। तो मतलब एक तरह से मैंने ये देखा कि यहाँ रह करके आप बदलाव नहीं कर पाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ साबित करना पड़ेगा। तो जब ये निकलने के बाद फिर ये अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया, फिर इंस्टीट्यूट के बाद गांव-गांव जाना शुरू किया, और फिर कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी दिमाग में थी, लेकिन कुछ चीज़ें जब गांव बदल नहीं रहे थे तो मैं उसकी गहराई में जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे गांव वाले कहते, मैं किसी गांव में गया, जैसे मैं पहला गांव की एग्जांपल बताता हूँ आपको, मुझे नहीं पता किस गांव में जाना है, मुझे नहीं पता क्या कहना है, क्योंकि तब तक मैं सोशल नहीं था। यहाँ जब मैं हरियाणा सरकार में टीचर था तो मेरे आसपास के सारे टीचर्स मुझे जानते थे। मैं टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट भी था अपने करनाल का, फिर मैं प्रेस प्रवक्ता भी बना। मैं तब तो सोशल था, लेकिन वहाँ से चंडीगढ़ चला जाने के बाद कई साल हो गए थे तो टच से हम टूट गया था हमारा टच। तो अब मुझे लगा कि मुझे गाँव को समझाना है। किस गाँव में जाऊँ? मैंने किसी से बात नहीं करी हुई है, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसका फेलियर रेट क्या होगा, सक्सेस रेट क्या होगा। तो मैंने ऐसी गाड़ी उठाई सोमवार के दिन। मैं संडे को पढ़ाता था बच्चों को, और क्योंकि तब तक वो चल रहा था, जब मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो पहले मैं संडे को छोड़ दिया। जैसे मंडे को मैं निकला, ऐसे ही गाड़ी में बैठा, आंख बंद करी और निकल लिया एक दिशा में, और एक गांव में पहुंचा, हरियाणा के एक गांव में, जहां भी 8 बज गए। 8 बजते ही मैंने जो भी स्कूल वहाँ था, मैंने वहाँ प्रार्थना में ही मैं स्कूल में घुस गया, सरकारी स्कूल में, बिना परमिशन? परमिशन क्या हो, तो सरकारी स्कूल है ना, तो सबका है, गांव का है वो। तो मैं जा करके हेडमास्टर, वहाँ टीचर से मिला। मैंने कहा हेडमास्टर कौन है? उन्होंने बोला वो है प्रिंसिपल। मैंने प्रिंसिपल से बात की। मैंने कहा जी मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ, मेरे पास एक ऐसी ऐसी टेक्निक है, और अगर आपको ठीक लगे, पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपको ठीक लगे तो हम इस पे कुछ कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने पहले तो मेरी तरफ देखा, फिर सोचा पता नहीं कौन है क्या है, तो मैंने वो अपना कार्ड दिया। उस पे कार्ड पे लिखा हुआ था मेरा इंस्टीट्यूट क्या क्या करवाता है एंड ऑल, वो सब कुछ। तो उसने सोचा शायद ये अपनी मार्केटिंग के लिए आया है, और फिर भी उसने मुझे अपने टीचर से रूबरू होने का मौका दिया, और मैंने उनके टीचर से बात करी। सारे टीचर्स ने कहा काम बहुत अच्छा है, लेकिन सब में उनमें से 2 टीचर्स ने कहा कि हमारे बच्चों की काउंसलिंग पहले करके दिखाओ। अच्छा। मैंने कहा देखो, मैं प्रूव करने वाले दौर से गुजर चुका हूँ भाई साहब, मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट की वेटिंग 2 साल रहती है। मैं कस्टमर ढूंढने नहीं आया हूँ, मैं आपको साबित करने भी नहीं आया हूँ। अगर आपको इसको सीखना समझना है तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा बाकायदा। ट्रेनिंग को लेकर के आप अपनी क्लास के बच्चों को भी समझा देना, आप अपने गाँव के बच्चों को भी सुधार देना।
आपके बच्चे को पर्सनली लेकर मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं एक बच्चे के बारे में लगभग 8 घंटे बोल सकता हूँ, एक बच्चे और उससे एक सवाल पूछे बिना। अगर आपका बच्चा 15 साल का है ना, 10 साल का है, पैदा होने से लेकर 10 साल तक वो कैसे जिया है, कैसे रहा है, किन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसको याद रहता है, क्या वो भूल जाता है, किस मौके पर वो क्या करता है, मैं हर बात आपको बिना एक सवाल किए बता सकता हूं। अगर वो 100% सही है जो आपने 10 साल में देखा है और मैंने अपनी रिपोर्ट में देख करके बता दिया है, तो मैं आगे के लिए सलाह दूंगा। जो आपने नहीं देखा है उसके लिए, जो देखा है अगर वो सही पकड़ा है मैंने, तो ही तो मैं आगे की बात आपको बता सकता हूं ना कि इसके लिए कौन सा माहौल देना सही है। तो मैंने उनको बोला कि वो दौर पे मैं निकल चुका हूं भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके बच्चों को लेके बैठूं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, मुझे अगले गांव में जाना है। फिर उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में चला गया। वहाँ वो बोले कि अगर हम पेरेंट्स से चार्ज कर ले तो उसमें आपका कुछ हिस्सा, हमारा कुछ हिस्सा। इसके लिए नहीं आया हूँ यार। फिर मैं आगे बढ़ा और इस दिशा में प्रयास मेरे पहले से चल रहे थे। 2015 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी, तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो एक बहुत बड़ा आदमी, मतलब राजा महाराजाओं का बेटा है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी फिलहाल, तो पर्सनल बाद में मैं आपको बता सकता हूँ। वो ओवरसीज देखता था उन दिनों, ओवरसीज मतलब बाहर का काम, विदेशों में जितना भी पैसा आता था वो देखता था। मैंने उनको भी यही बोला हुआ था, देखो पैसा मेरा टारगेट नहीं है, पैसा कमाने के लिए तुम इस फ्रेंचाइजी को ले लो। अभी भी मेरा जो एक्सपैंडिंग होराइजन है ट्रेडमार्क है, मेरे ट्रेडमार्क की कॉस्टिंग अगर अभी कोई मेरा एक्सपेंडिंग होराइजन लगाता है तो आपको वो ऑफिस में दिखा दूंगा, जो वो ट्रेड करता है तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उसका, जो मेरा पार्टनर है उसका, और उससे एक सिंगल पैसा मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि मेरा पैसे के लिए नहीं करता था मैं। तो मैंने मेरी ट्रेडमार्क की कीमत आज के टाइम पे लगभग 200 करोड़ रुपया है, मेरी नाम फ्रेंचाइजी की कीमत, मतलब मैं वो बता रहा हूँ आपको, ब्रांड की वैल्यू। लेकिन मैंने कभी भी उसको ब्रांड के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया, मैंने कभी उसको सेल करने की कोशिश नहीं की। तो मैं जब वो एनर्जी में काम करता था गौतम अडानी के साथ, तो मैंने उससे एक दिन जिक्र किया, यार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई है, प्रधानमंत्री को अगर हम ये बता दें कि कौशल उन्हीं बच्चों का विकसित करना है, उससे पहले उन बच्चों का कौशल कौन सा है ये पता लग जाए, अगर उनका दिमाग कैसा है तो उनको उसी तरह की ट्रेनिंग दे करके हम उसको तैयार कर सकते हैं। ही सेड की बात तो सही है, तो बात करते हैं। मैं गौतम से बात करता हूँ। उसने गौतम अडानी को फ़ोन किया, मेरी मुलाकात अगले दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री से हुई। मैंने नरेंद्र मोदी को सब कुछ बताया, बताने के बाद उसने मुझे सब कुछ ठीक से सुना। 15 में उन्होंने है 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो 16 ये सेशन हमारा चल ही रहा था, उन दिनों की बात है। उसके बाद जब बात सुनी तो उन्होंने एक IAS से मुझे मिलवाया अपने स्टाफ में से, उन्होंने कहा आप इनसे थोड़ा डिटेल में पता करिए। फिर एक राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठे हम, वहीं PMO के अंदर ही, मतलब रेजिडेंस पे ही, और वहीं पे बैठ के उन्होंने मुझसे पूरा डिटेल सवाल जवाब किए। और लास्ट में मुझे कहा कि आपकी एफिलिएशन है कुछ, जो ये आपने रिसर्च किया है इसका एफिलिएशन है कुछ। मैंने कहा न्यूटन ने जब फर्स्ट लॉ बनाया था न्यूटन का, तो उसको एफिलिएशन किसने दी थी? जिसने काम किया है उसको एफिलिएट आप कैसे करोगे? उसको जिसने पहला आदमी जिसने इसके ऊपर रिसर्च करके फाइंडिंग्स दिए हैं आपको, उसको आप एफिलिएट करोगे? उसको सर्टिफिकेशन आप, अरे आने वाले समय में सर्टिफिकेट मैं दिया करूंगा, आप थोड़ी ना दोगे मेरे को सर्टिफिकेट कि मेरा काम सही है कि नहीं। आप ऐसा कर सकते हो, आपके बारे में मैं 100% यहां बता दूंगा कि आप कैसा सोचते हो और क्या करते हो। अगर एक व्यक्ति भी यहां मना कर दे कि ऐसा नहीं है। उस फाइंडिंग्स में क्या था ऐसा जो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे कर रहे थे? उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और समझने के बाद आप शॉर्ट में यहाँ बता सकते हो? शॉर्ट में यही था कि देखो हर बच्चे को परमात्मा ने अलग बनाया है, और उसका दिमाग कैसा होगा वो बनने से पहले तय हो जाता है। माँ बाप को सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि आपके बच्चे के पास ये टैलेंट है, फिर समाज को सबको पता लग जाना चाहिए, पूरे गांव को, कि हमारे गांव के अंदर टोटल 400 बच्चा इस बार 3 साल का हुआ है, वो 3 साल के बच्चों के पास ये टैलेंट है,
ये बच्चे आर्टिस्ट हैं, ये बच्चे म्यूजिशियंस हैं, ये बच्चे डांसर्स हैं, ये बच्चे साइंटिस्ट हैं, सॉरी ये बच्चे लैंग्वेज के हैं, ये बच्चे खेलने के हैं, ये बच्चे स्विमिंग के हैं, ये खेती करने के हैं, ये पशुपालन के हैं, ये घूमने फिरने के हैं, ये ड्राइविंग के हैं, ये पायलट बनने के हैं, ये काम करने के हैं, ये पत्रकारिता के हैं, ये लेक्चरर बनने के हैं, ये 3 साल में ही। हाँ 3 साल की उम्र से पता लग जाएगा। ये डिजाइन तो पैदा होने से पहले बन जाता है, ये माँ के पेट में 28वें हफ्ते में तैयार हो जाता है न्यूरल कनेक्शन दिमाग के अंदर। तो हम 3 साल की उम्र में बता सकते हैं। ये फाइंडिंग्स आपने करी थी? हाँ, तो मैंने कहा हम ये 3 साल की उम्र में बता दिया, पूरे गांव के टीचर्स को बता दिया, सारे पेरेंट्स को बता दिया, उनको बता दिया तुम्हारे गांव में इतने प्लेयर पैदा हुए हैं अब की बार। बाकी सब बच्चों को खिलाना है खेलने के लिए, इन बच्चों को तैयार करना है स्पोर्ट्स के लिए, मेडल इनका जीवन नहीं, मेडल नहीं, मेडल के लिए नहीं, मैंने कभी भी किसी को मेडल पैसा नौकरी के लिए नहीं, मैंने कहा इन बच्चों को आपने खिलाना है खेलने के लिए। ये बच्चे पैदा हुए हैं ग्राउंड के लिए, मतलब इसका मतलब ये ग्राउंड के लिए। ये बच्चा जब तक ग्राउंड पे रहेगा, जब तक रोजाना ग्राउंड पे आता रहेगा, ये कभी नशा नहीं करेगा, कभी अपराध नहीं करेगा, कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखेगा, कभी परिवार में झगड़े नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी कमाई की तरफ नहीं सोचेगा, कभी जोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे मान लो मैं अपने 24 घंटे जिंदगी के गुजारता हूं, मुझे बचत किस लिए चाहिए आप बताइए? जब मुझे आराम करना हो, जब मुझे आनंद लेना हो, जब मुझे मौज करनी हो, उसी दौर के लिए तो पैसा और बचत चाहिए ना। अरे जब मैं अपने काम में ही आनंद, आराम और मौज ले रहा हूं और मुझे उसका पूरा सम्मान मिल रहा है, तो मैं फिर उस दिन का इंतजार क्यों करूंगा कि उस दिन मैं पैसा इकट्ठा करके तब मौज करूंगा? मैं आज ही मौज कर रहा हूं ना। आप मेरी बातचीत से, जब आप मेरे पास बैठे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर हैप्पीनेस निकल निकल के आएगी मेरे अंदर से? मैं आपको कहीं फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा हूं? मैं आपको कहीं से जल्दबाजी में नजर आ रहा हूं? मैं आपको कहीं से इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके अगले 10 साल बाद अच्छी जिंदगी जीने के प्रयास में दिखाई दे रहा हूं? नहीं ना। आपको मैं आज ही अपनी जिंदगी को फुल यूज करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, तो मैं क्यों किसी चीज के बारे में सोचूंगा? मैं क्यों आपसे दबाव में आऊंगा? मैं क्यों आपसे बहस करूंगा? मैं क्यों बिना मतलब की चीजों में उलझूंगा? जहां आनंद आ रहा है वो काम करूंगा ना मैं। जो बच्चा म्यूजिक के लिए बना है, अरे मैं ये कह रहा हूं यार, उसने म्यूजिक वैसे भी नहीं छोड़ सकता। वो आपने टायर पंचर लगाते हुए बच्चों को कान में लीड लगाए हुए देखा होगा ना, वो नहीं छोड़ सकते म्यूजिक भाई। वो म्यूजिक चला गया तो जिंदगी में डिप्रेशन आ जाएगा। तो उनको म्यूजिक देना ही है बस, खाली कुछ नहीं करना आपने, वो बाकी के कुछ ही काम करवा लो उनसे। फिर क्या हुआ उस मतलब? तो मैंने ऐसा उन पेरेंट्स, जब मैंने उन सबको बताया तो उन्होंने फिर ये, हालांकि ऑनलाइन बोलने की बात नहीं होती है, बट सारा का सारा, सारी जगह पे जो मैंने फाइंडिंग्स करी, पीएमओ से मिलने के बाद मैं स्मृति ईरानी से भी मिला, उस टाइम एचआरडी मिनिस्ट्री उसके पास थी। फिर मैं अपने अश्विनी चोपड़ा, अपना पार्लियामेंट का मेंबर था, उससे मिला। फिर मैं बख्शीश सिंह था एमएलए, उससे मिला। फिर मैं अपने गांव के सरपंच से मिला, जिला पार्षद से मिला। पूरी हायरार्की फॉलो कर लिया मैंने सबको, सबसे मिला। हायरार्की आपने ऊपर से फॉलो करी, कोई नीचे से फॉलो नीचे से नहीं करी, मैंने ऊपर से फॉलो की कि वहां नहीं बन रही है बात, सब जगह बस एक ही चीज निकल के आई। बल्कि एक तो अपना एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा का था, वो रामविलास शर्मा था उस टाइम पे, और इस पूरी प्रोसेस में मतलब मुझे 2 बातें निकल के आई जो रिजल्ट थे, जिसकी वजह से फिर मैंने गांव गांव जाना शुरू किया 2016 में। ये 15 की बातचीत थी, पूरा 15 में मैंने यही काम किया कि कोई कर दे, स्कूल का मालिक कर दे, स्कूल का प्रिंसिपल कर दे, मास्टर जी कर दे, एमएलए कर दे, सरपंच कर दे, एमपी कर दे, मिनिस्टर कर दे, चीफ मिनिस्टर कर दे, कोई कर दे। खट्टे से भी मिला था मैं उन दिनों में, और सबसे मिलने के बाद एक ही चीज समझ में आई, या तो सामने वाले को कट चाहिए कि मेरा हिस्सा कितना है, या फिर सामने वाला कहता है तुम्हें क्या पड़ी है डॉक्टर साहब, मतलब सारा तो, जो मेरा क्वेश्चन था ये सबसे पहले, तुम्हें क्या पड़ी है, आप ही क्यों, जिनका नाश हो रखा है उन्हीं को चिंता नहीं है, तो तुम्हें क्या पड़ी है? मुझे तो अपने बच्चे का नाश दिखाई दे रहा है इस समाज में, इस तरह से चलते हुए समाज में इतना नशा बढ़ रहा है, इतना अपराधीकरण हो रहा है, इस तरह से सत्यानाश हो रहा है। मैं तो अपने बच्चे का देख रहा हूँ सर्वनाश, तो मुझे तो उसको बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई 2016 में फिर मैं ये निकला लेकर के। अब लोग क्या कहते हैं, मैं जब 2018-19 में मैं यहाँ आया था ना, मैंने जयसिंहपुर में एक बहुत बड़ी सभा की थी, तो एमएलए के पैरों के नीचे की जमीन निकली थी। मेरे पास डीएसपी का फोन आया, सबने कहा यहाँ सब कह रहे हैं कि अगला चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या तुम्हारी, 2019 का चुनाव। आसपास के सब गांव में हम गए थे, तो मैंने कहा यार चुनाव लड़ने का ये कौन सा लॉजिक है, मतलब कि आप लोगों से बात कर रहे हो तो चुनाव लड़ेगा, ये क्या मतलब है? मेरे को मजा आ रहा है यार अपना काम करने में, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, मैं उस कचरे में काहे को फंसूंगा भाई? मतलब मैं क्यों जाऊंगा, आप सोचो। या तो मैं ये काम करके वहां जाना चाह रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने नहीं कहा मैं आपके लिए कुछ करूंगा,
मैंने नहीं कहा मैं गांव के लिए कर रहा हूं, मैंने नहीं कहा मैं समाज के लिए कर रहा हूं, मैं तो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं भाई। और मैं जितना कर पा रहा हूं मैं उतना करूंगा। मैं नहीं गांव को कहूंगा कि मेरे पीछे लगो, मैं तो ये कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा गांव है, तुम्हारी बर्बादी है, बचाने का रास्ता बता सकता हूं, जहां मेरी जरूरत पड़े मदद कर सकता हूं। मैं ठेकेदार नहीं बनूंगा तुम्हारा, मुझे नहीं करना। मेरे भरोसे तुमने अपने बच्चे पैदा नहीं किए, मेरे भरोसे तुमने ये गांव बनाया नहीं था, मेरे भरोसे ये दुनिया नहीं आई थी। मैं केवल वो काम करने के लिए आया हूं जो मेरे को अभी मेरे बस की बात है। मेरे बस की बात इतनी है, मैं यही कर रहा हूं। आप मुझे इससे अच्छा रास्ता बता दो। जब आप पूरी हायरार्की से मिले तो क्या फाइंडिंग्स आई, आपने क्या बताया? यही उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि एक्चुअली बात ये है कि सिस्टम तो नहीं करेगा, सिस्टम ने तो बर्बाद करने का ठान रखा है, और करना पड़ेगा जिसके बच्चे हैं उसको। वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसको समझ में ना आ जाए, और समझ में आने की प्रक्रिया लंबी है। तो तब मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल ये सोच करके चलना शुरू किया कि मैंने पत्नी को पहले कहा कि मुझे तुम 2 साल दे दो अनइंटरप्टेड, मुझे टोकना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि रीज़न क्या होता, मैं जब भी किसी गांव में जाता, उस गांव में जाने के बाद मुझसे पत्नी पूछती क्या हुआ, कितने लोग मिले, उन्होंने क्या कहा, कोई समझा, किसी ने बात मानी, कोई आगे बढ़ने को तैयार हुआ। अब मैं उसे क्या बताऊं मेरे साथ क्या बीत रही है। अब मैं गांव में घुस रहा हूं, सरकारी स्कूल के मास्टर को फुर्सत नहीं है डाक बनाने से, उसको पढ़ी भी नहीं है, उसकी तनख्वाह खूब है। प्राइवेट स्कूल को ट्यूशन के लिए तैयारी करनी है, उसको ट्यूशन पढ़ानी है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि मालिक कह रहा है कि माँ बाप तैयार नहीं है बदलने को। गांव के सरपंच इसलिए नहीं कहते हैं कि परले पालने वालों ने हमारे को वोट नहीं दिया था इसलिए उनके लिए हम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ गरीब से गरीब बच्चे का करना है, सबको लेना है। वो कह रहे सबका तो नहीं होगा, हमारा इस मोहल्ले का कर जाओ। मोहल्ले के लिए अपन नहीं है भाई। अब फिर किससे बात करूं भाई, टीचर भी नहीं और पॉलिटिशियन भी नहीं है तैयार, तो माँ बाप से बात करूंगा। माँ बाप कहाँ मिलेंगे मुझे इकट्ठे हुए वहाँ ढूंढने को, माँ बाप आ जाओ भाई माँ बाप। तो मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी तो माँ बाप है। तो मैं गाँव में पहुँच जाता, चौपाल में ताश खेल रहे हैं वहाँ, वो बैग सा होता जिसमें कुछ कागज से रखता, मैं अपने प्रूफ से रखता, वो काला सा अटैची जैसा बैग होता था, और मैं गांव में जाके वहाँ खड़ा हो जाता ताश खेलने वालों पे। अब वो ताश खेल रहे हैं, देखो मैं आपको उनका करके दिखाता हूँ। वो ऐसे ताश खेल रहे हैं, मतलब पत्ते बांट रहे हैं ऐसे। हाँ भाई छोरे क्या लेने आया? मैं कहा कुछ नहीं ताऊ। के बेचा है? मैं कहा बेचता नहीं कुछ भी ताऊ, मैं तो बात करने के लिए आया। अच्छा, तो के बेचना तो सीधी बता देना है, सीधा बता तो क्या बेचने आया। मैंने कहा मैं कुछ भी बेचने नहीं आया हूं ताऊ, मैं अपनी बात रखने आया हूं कुछ आपके बच्चों से रिलेटेड। भाई बता फिर, मतलब एनु हो गया, बंट गया ऐसे कर रहे, हाँ बता। ठीक है, अब मैं बोलो यार मैं ताऊ बाजी खत्म कर ले फिर बता दूंगा। तो वो बोला कि भाई तो नहीं बता दे। मैं कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ताऊ, जब आप बाजी खत्म कर लोगे तो मैं बता दूंगा। और फिर वो देख लिया कि एक बाजी लग गई, फिर अगली बांट दी। तो बैठ ही खड़ा अब तक, तो यही खड़ा अब तक गया नहीं। अब उनको क्या पता बेशरम आदमी लगा बड़ा है, पागल होया लग रहा। एंड अगली बारी भी होने के बाद फिर उसको देखा कि वो जाएगा नहीं, तो फिर उसने अगली बारी से पहले सारे इकट्ठे करे पत्ते धर लिए। हाँ भाई बता ले, चल तेरे सुन के ना फिर खेलेंगे अगली बाजी। तो मैंने बताना शुरू किया, आधा घंटा पौना घंटा जितना भी मेरे से बोला गया, जो भी मेरे से बताया गया मैंने उनको बताया। भाई छोरे बात तेरी पते की है, 100% सच्ची है, पर मारी तुम्हारे घर की नहीं सुन दे। हम जी में तो ताश खेलना, अच्छा, किसी और ने बता जाएगा ना, और अपना फिर चल। अब मैं क्या करूं, फिर अगले गांव में, फिर अगली चौपाल में, फिर आगे कहीं बैठक में लोग बैठे मिल जाएं, कहीं कुछ भी, भाई यार कुछ कर लो यार इन बच्चों के फिर लिए। आप ये आपने 19 तक किया ये? नहीं ये तो मतलब चलता रहा, जारी ये है अभी तक? ये तो अभी तक ऐसे ही है, कहीं भी फिर कोई वो मिल जो जाए। मैं जेल वाला किस्सा बता आपने तब वहां से- तो बल्कि यहाँ पे, बल्कि मुझे हिम्मत कहाँ से मिली, मैं आपको सही बताऊं, मुझे कंटिन्यूटी, क्योंकि आदमी को हौसला मिलता है जब उसे अपना काम थोड़ा बहुत होता हुआ नजर आता है। मुझे पहली बार हिम्मत मिली, पॉजिटिविटी आई जब मैं समझा तो रहा था उन ताश खेलने वालों को, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी तक आया वापस मुड़ के, तो वहां जो आसपास ताश देखने वाले बैठे होते हैं ना, वो देखने वाला एक लड़का मेरे पास आया, बोला बलारा जी मुझे बात करनी है आपसे। मैं कहा हाँ, कैसे हो सकता है ये गांव के लिए, पूरे गांव के लिए? मैं कहा चल बैठ के समझाऊंगा। फिर मैं उसको पूरा डिटेल में समझाता। आज तो मेरे पास इतना समय नहीं है मैं डिटेल में, अब तो मैं सिर्फ डिटेल में अपनी टीम को बताता हूँ। आम जो
सड़क पे टीम चलता, कितनी है आपकी? डिपेंड करता है आप कौन सी टीम की बात करते हो, मतलब जो सैकड़ों की संख्या में यही लोग। जो जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वही टीम? कई सौ लोग मैंने तैयार कर दिए हैं, करीब 700 के करीब लोग मैंने पूरे इंडिया में ऐसे तैयार किए हैं जिन्होंने लेवल 1 की ट्रेनिंग ले ली है, लेवल 1 की। लेवल कितने 2 लेवल की हैं? 3 बार मेरे पास उनको मैनुअली मिलना होता है, मतलब पहली बार मिलना होता है वो घर पे बैठे ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरी बार में मैं उनको मैनुअली मिल के बताता हूँ कि ये इससे अगला स्टेप क्या करना है, और जब वो जाकर अपने गांव में प्रैक्टिकल कुछ करते हैं, फिर हर प्रॉब्लम हम टच में रहते हैं। और फिर क्या क्या यही टीम जनता सरकार मोर्चा है? जनता सरकार मोर्चा का एक हिस्सा है, मतलब यही टीम जनता सरकार मोर्चा नहीं है, जनता सरकार मोर्चा बड़ा है। जैसे ये शिक्षा का पॉइंट है, हमने इस जनता सरकार मोर्चा में पॉइंट लिए हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन 6 चीजों में से पैसा खत्म करना है। जनता सरकार मोर्चा पे भी आएंगे। पहले वो बताओ, जो आप जेल में गए थे तो ये स्टोरी, वो जेल तक कैसे तो वो पहुंचे फिर यही था कि जो ये फाइंडिंग्स देख ली मैंने कि सिस्टम सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो 2016 के बाद में फिर मैंने इस पे प्रैक्टिकल जब करना शुरू किया, तो जब गांव-गांव में जाता था तो गांव से मुझे आउटपुट उस तरीके का नहीं मिलता था, और मैं चीज़ों को देख रहा था। पेस्टिसाइड कौन बेच रहा है, आशा वर्कर क्या कर रही है, आंगनबाड़ी वर्कर क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, पटवारी क्या कर रहा है, तहसीलदार क्या कर रहा है, कानागो का क्या रोल है, सरपंच के थ्रू क्या हो रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, खिलाड़ी क्या कर रहा है, नेता अभिनेता ये लोग किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, सामान केमिकल कौन बेच रहा है, दुकानदार क्या क्या बेच रहा है, क्या सोच कर बेच रहा है, कहाँ से ला के बेचता है, और किस टाइप का केमिकल्स पड़ता है, खेत में किसान कैसे जा रहा है, वो पेस्टिसाइड क्यों डाल रहा है, फर्टिलाइजर्स क्यों डाल रहा है, ट्रैक्टर उसके घर में क्यों आ रहा है, इतना खर्चा उसका क्यों हो रहा है, पढ़ाई पे इतनी बर्बादी क्यों है। जैसे मैंने यहाँ गाँव में जब रिसर्च किया था तो 4500 वोट का एक गांव था, मैंने उस गांव की सारी फाइंडिंग करी। तुम्हारे गांव से कोई गांव छोड़कर गया हो, तुम्हारे गांव में कोई मतलब तुम्हारे गांव में पढ़ाई का कितना खर्चा होता है। 4500 वोट के गांव में 1300 बच्चा पढ़ने के लिए शहर जा रहा है, और 4-5 स्कूल हैं वहां। आप अपने असंस का एग्जाम्पल ले लो, 4-5 स्कूल ही हैं सारे, तो यहां से कितने बच्चे आते हैं। उन बच्चों की फीस का कैलकुलेशन करके देखो, फिर वर्दी का देखो, फिर किताबों का देखो, फिर ट्रांसपोर्ट का देखो, रोज उनको छोड़ने लाने का देखो, फिर बस का देखो, टोटल खर्चा कैलकुलेट करो। तो मैंने उस गांव की फाइंडिंग दिखाई, 53 लाख रुपया महीने का वो गांव अपना खाली करके उस स्कूल मालिकों की जेब में डाल रहा है। और उसके बदले में हासिल क्या हो रहा है कि मैंने गांव वालों को जब ये दिखाया कि देखो तुमने पिछले 5-6 साल में 30 करोड़ रुपया इनकी जेब में डाल दिया, और बदले में तुम्हारे गांव से एक नौकरी मिली है, 2-3 प्राइवेट लगे हैं, और उसके बाद बाकी सारे कोई टोल पे लगा हुआ है, कोई किधर कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब रोजगार नहीं है तुम्हारे पास इस पढ़ाई के बदले में। इसकी बजाय अगर तुम ये 30 करोड़ रुपया तुमने अपने गांव में अपने बच्चों के लिए लगाया होता मिल करके, तो तुम्हारे बच्चे को ना तो ट्रैवल करना पड़ता। और जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे में ये टैलेंट है, जो तुम्हारा बच्चा ट्रैवल करके बस में जा रहा है ना, 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, ये 3 घंटे उस काम पे लगा दो बस। यानी कि ट्रैवलिंग वाला टाइम बच्चे के स्किल पे लगा दो, बाकी जो तुम करवा रहे थे वही करवाते रहो। जैसा मर्जी टीचर लाके गांव में रख सकते हो, 15 बच्चों पे 10 बच्चों पे एक टीचर तुम गांव में ला सकते हो यार। ट्रेनिंग मैं दे दूंगा पूरी की पूरी टैलेंट निकालने की और उनको तैयार करने की, तो तुम अपने गांव पे क्यों नहीं करते। तो लोगों को लगा अरे ये तो हो सकता है यार, पॉसिबल है। फिर मेडिकल पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। यही अपने गांव में यहाँ लैब टेक्नीशियन है अपना, नरेंद्र है जयसिंहपुर में। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक लैब खोलने में कितना, गांव के लोग बैठे हुए थे वहीं पे, मैंने कहा कितना पैसा लगेगा एक लैब खोलने में। उसने बताया जी 50-60 हजार रुपए में एक सिंपल लैब खड़ी हो जाएगी। अच्छा लैब में टेस्ट कितने हो सकते हैं। उसने बोला इस 50,000 रुपए में जो केमिकल आएंगे उससे मैं पूरे गांव का 1 महीने में सारे बेसिक टेस्ट फ्री कर सकता हूं। तो तुमसे जो टेस्ट पे, हमसे जो टेस्ट का 200 रुपया लिया जाता है, उस टेस्ट पे जो टेस्ट किट है उसकी जो बनाने का जो खर्चा है वो कभी 10 पैसे कभी 20 पैसे आता है, पैसों में आता है, और आपसे रुपयों में लिया जाता है 100 से मल्टीप्लाई करके। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, 1 बूंद डालनी, 1 बूंद का क्या कॉस्टिंग लगाओगे आप यार, 2 पैसे लोगे या 3 पैसे लगाओगे, वो पूरी शीशी 10 रुपए की आती है, और उस टेस्ट की कीमत जो है वो 100 रुपए 200 रुपए है। मतलब तो मैंने उसको बोला कि फिर इसका मतलब हर गांव का अगर प्रत्येक बच्चा 10 रुपया महीना अगर तुमको दे दे, तो वो 10 रुपया महीना देता रहे तो क्या लगेगा। मतलब
कुछ भी नहीं खर्चा है ना, 10 रुपए महीने में आपके सारे टेस्ट फ्री होते हो। तो गांव में लैब खोल लो ना यार, सारे लग के 2 लैब में काम करने वालों का कर दो। तो पूरे गांव का खर्चा कैलकुलेट किया मैंने, 32 लाख रुपया तो सिर्फ टेस्टों के और ट्रैवलिंग के खर्च हो रहे थे डॉक्टरों के। साल का कितना हो गया? लगभग 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपए में अपनी सीटी स्कैन मशीन, अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन, अपने सारे टेस्ट मशीन अपनी ला सकते हो। एक साल के मेडिकल खर्चे में सारा का अपने गांव में अस्पताल और अपने गांव का डॉक्टर। ये सरकार के भरोसे नहीं होगा कुछ, सरकार ने तो बर्बाद करना है, उनको तो आपकी जमीनें चाहिए। तो इससे बात नहीं बनेगी, तुमको करना पड़ेगा, बच्चे भी तुमको बचाने पड़ेंगे, तुमको ये करना पड़ेगा। तो मैं जब उस फाइंडिंग पे जब निकला था तो 2018 तक मुझे पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया था कि षड्यंत्र कहां से चलता है, गेम प्लान क्या है, कौन कब्जा करना चाह रहा है, किस चीज पर कब्जा करना चाह रहा है, और आने वाले टाइम में आपके पास क्या होने वाला और क्या नहीं। वो सारा का सारा गेम मुझे पता लग गया था। गांव वालों को समझाने के लिए जाता था, और फिर किसान आंदोलन में साथ लग गया था मैं। पंजाब में भी गया जब रेल रोको आंदोलन चल रहा था, वहाँ भी। फिर चड़ोनी साहब ने जब इधर कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में जो सितंबर वाली जो रखी थी रैली, उसमें भी मैं शामिल था। और कुल मिलाकर के उन पूरी की पूरी फाइंडिंग्स में मैं सब किसान नेताओं को एक बात बोला करता था, लॉकडाउन तोड़ दो, तुम बच जाओगे। लॉकडाउन नहीं टूटा तो तुम्हें कोई नहीं बख्शेगा, तुम जाओगे। तो नहीं समझ में आता था उनको, क्योंकि मीडिया का चारों तरफ प्रचार ये था। तो तब कुछ लोग बोला करते थे, डॉक्टर BRC जैसे लोगों ने खूब खुल के विरोध किया, डॉक्टर कोठारी ने खूब विरोध किया। तो जिन जिन लोगों ने, अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम थी उसने खूब विरोध किया, डॉक्यूमेंटेशन भी रखी, एडवोकेट नीलेश ओझा ने खूब मतलब कानून के हिसाब से ट्राई किया। मैं उनको ये बोला करता था, ये लड़ाई कागज़ों से ऊपर जा चुकी है, ये लड़ाई आपको हर गांव से जाकर लड़नी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा। कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को नहीं आया। जिसको भी लगा है ना, ये 7 साल तक की मियाद है उसकी जिंदा रहने की मैक्सिमम। 2021 में जिसने, ऐसे तो फिर लगभग 90% जनता नहीं, करीब करीब जब भी पहली डोज जितने लोगों को लगी थी ना, उसमें से जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, मैं आपको बताऊं, मैं जब बोला करता था कि ये कोई इलाज नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है, तो उस वक्त जब मैं बोला करता था तो मैंने बताया करता था कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है 30% को असली केमिकल दिया जाता है और 70% को नमक का पानी दिया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है, इट्स नॉट रेमेडी। तो वो एक्सपेरिमेंट 30%, देख लो 30% कितने लोग बनेंगे। और उसके बाद उसमें से भी जो गांव के 50% से ज़्यादा लोगों ने तो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, और बहुत से लोगों ने तो बनवाए भी नहीं थे। तो इसलिए इंडिया में बहुत लोग बच गए। मोहित जब गया गुजरा, उस वक्त वो वीडियो मेरी खूब वायरल हुई थी, खूब ही वायरल हुई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर कोठारी के साथ मेरी एक वीडियो थी, वो खूब वायरल हो गई थी। तब उससे पहले पब्लिक में सिर्फ अवेयर लोग ही जानते थे, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई, पूछने लगे वो सवाल। और फिर ये अनिल विज का एक बयान था, मुझे याद है, अनिल विज उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर हुआ करता था। अनिल विज ने एक बयान दिया था, जो मोहित जिसकी वजह से गुजरा था, कि कल से तुम मंडी में सामान नहीं खरीद पाओगे अगर तुमने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो, दोनों लगे हुए का। उस मोहित ने भी तभी लगवाया था, और तब वो अगले दिन ही, उसी टाइम उसकी तबीयत बिगड़ी लगवाने के 4 घंटे में वो डेथ हो गई थी। फिर तो वो सरकार ने मैनिपुलेट कर लिया, ये बजरंग दास था शायद गर्ग, उसके थ्रू, क्योंकि वो भी बनिया कम्युनिटी से थे। तो आकर के मुझे बोला, ये बलहारा जो है ना, ये राजनीति कर रहा है, ये मीटिंग में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं सवाल क्या पूछ रहा था, बंदा चला गया, आप मुआवजा भी दे दोगे, इसके घर वालों को नौकरी भी दे दोगे, जिम्मेदार कौन है? इसके बाद किसी बच्चे का कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये था प्रशासन से। रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए हमको यहाँ। अनिल विज को जिम्मेदार लगाओगे, जिस नर्स ने लगाया, जिस डॉक्टर ने लगाया वो, प्रधानमंत्री जिसकी फोटो लग रही है वो, बिल गेट्स जिसने बनाया वो, डॉक्टर्स जिन्होंने इसकी पैरवी करी, जिम्मेदार कौन होगा? इट्स लाइक ये तो ब्लड मनी है, तुम आदमी मारते रहो, पैसे देते रहो, ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ये तो गलत है यार, ये लॉजिकल नहीं है। तो वो मुझे बोलते थे कि ये राजनीति कर रहा है अपनी। मैं कह रहा हूं, मैं बच्चे बचाने की बात कर रहा हूं यार, तुम राजनीति का क्या मतलब है? तो मैंने फिर वहीं उसी से मैंने ये घोषणा करी थी, मैंने कहा मैं आने वाले टाइम में, ये क्या कह रहा है, 3 तारीख के बाद
छोड़ेंगे नहीं। मैं 3 तारीख के बाद मैं चंडीगढ़ से पैदल चलूंगा दिल्ली तक, चिल्लाता चिल्लाता, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। उस वीडियो में था वो, मैं बोल रहा था कि मैं पैदल चलूंगा, जिसने आना हो भाई आ जाना, हम लोग ये लड़ेंगे और जाकर के उससे पूछेंगे वहां वो सफेद दर्दियल बैठा है दिल्ली में कि हरामखोर हमारे बच्चों को मारने की तेरे को परमिशन किसने दी। और जब मैं ऐसे करके गुस्से में जब बोला करता था तो पागल ही बोलते थे। मतलब मैं सड़कों में लोग लगवाने के लिए, जैसे हॉस्पिटलों के बाहर खड़े होते, मैं खड़ा खड़ा, अरे मत लगवाओ यार, तुम लोग क्यों नहीं बचा रहे अपने बच्चों को, ऐसा करके मैं बोलता था। तो क्या मतलब कुछ भी बोल रहा है। अब वो मीटिंग मेरी नहीं होती थी वो तो। अच्छा, जो लोग मेरे को बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझते थे, जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो जाता हूं, और जब मैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में सच बताता हूं तो बोलते हैं ये सटक गया इसका दिमाग। मतलब तब बोलते हैं ये धंधा कर रहा है, तब बोलते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है, तब बोलते हैं कुछ भी करता है मतलब। और जब अब वो जो मुझे बहुत इंटेलिजेंट आदमी समझते थे और मुझे अपने बच्चों का मसीहे के तौर पे रखते थे, जब मैंने इस कॉन्स्पिरेसी पे बोलना शुरू किया, उन्होंने भी मुझे मेंटल डिक्लेयर कर दिया कि इसका दिमाग खराब है ये, मतलब इसको तो मोदी विरोध में सब कुछ ऐसे नजर आ रहा है। मैंने कहा इसमें मोदी का क्या विरोध है यार, राजस्थान में मोदी की सरकार थोड़ी है, वहां तो राहुल गांधी कह रहा है कि लगाओ सबको, वहां तो अशोक गहलोत कह रहा है, वहां ममता बनर्जी साउथ में, वो ममता बनर्जी थोड़ी है उधर पश्चिमी बंगाल में, उधर मोदी थोड़ी ना यार, वो तो धुर विरोधी है। यहाँ केजरीवाल लगा पड़ा है अपनी दिल्ली को सत्यानाश करने में। तो ये मैं किसी सरकार का विरोध थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो सभी सरकारों को कह रहा हूं कि कितने बड़े एजेंट हो गए हैं फार्मा माफिया के। वो तब उन लोगों को नहीं समझ में आता था। तो उस वक्त मुझे याद है कि 3 तारीख के बाद मुझे ये यात्रा चालू करनी थी कि मुझे इस पूरे जीटी रोड पे पैदल चलना है, बैनर लेके कि तुम मारना बंद करो बच्चों को, क्योंकि 10वीं से नीचे वाले बच्चे भी आ गए थे। तो मैंने अपने बच्चे को तो बोल रखा था कि स्कूल में मास्टर अगर जबरदस्ती करे बेशक सिर फोड़ के आ जाना, लेकिन शरीर में केमिकल नहीं जाना चाहिए, इंजेक्शन कोई नहीं लगवाना है। और तो फिर वो, तो मेरा बच्चा तो बच रहा था, लेकिन कब तक बचेगा, लास्ट में तो नंबर आना ही आना है पक्का उसका, इसलिए सोच करके मैं चिल्ला रहा था। तो बाय चांस वो 3 तारीख को मेरे पास कर्मू का फोन आ गया कि डॉक्टर साहब इंटरव्यू करना है, क्योंकि वो वीडियो चल पड़ी थी, तो उन्होंने सोचा कि इस बात पे और चर्चा करते हैं। तो वो उन्होंने मुझसे एक वो डॉट डॉट वाली एक वीडियो थी, उस वीडियो के बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई उस टाइम पे, और वो वायरल होते होते ही मेरे पास फ़ोन आ गया एयरटेल कि यहाँ चालान काटने के लिए आए हुए हैं। दिन में मैं फ़ोन का बिल भरने के लिए गया हुआ था, और तो मैंने उसको बोला था कि तुम्हें अगर कोई मास्क के चालान के लिए बोले ना तो हमको बोलना, हम आकर के उनसे बहस करेंगे, बताएंगे कि ये कितना गलत है। तब वो उनको उसका फ़ोन आया लेडी का वहाँ से स्टोर से, हम दौड़े दौड़े गए। तो वो मैंने उसको भी, कर्मू को भी बोल दिया, मैं कहा देख मैं जो बहस करूँगा ना वो लॉजिकल करूँगा, तुम उसकी वीडियो बनाना, क्या पता चली जाए। तो वो बाय चांस उसकी वीडियोग्राफी भी हो गई और मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ। तो हमने उनको बोला कि देखो ना हम चालान देंगे, ना हम ये जो हम उसे मुंह का कच्छा बोलते थे कि उस टाइम पे तो मास्क शब्द से भी, अगर आप मास्क विरोधी हो तो उससे भी वीडियो उड़ जाती थी, चैनल उड़ जाते थे। एक टाइम तो ऐसा आया जब हैशटैग अगर देवेंद्र बलारा लगाते थे तो उड़ जाते थे पूरे चैनल। तो मैंने वहाँ पर हमने ये कहा था कि हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये तुम्हारी इस तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जेल जाएंगे, तुम चाहे गोली मारो कुछ भी करो, बट हम तुम्हारे इस टायरनी में, इस मतलब हिपोक्रेसी में हम लोग नहीं आने वाले हैं, अब तुम्हारी ज़बरदस्ती में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। और फिर हम अपना जेल जाने का ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर जेल से आने के बाद फिर जनता सरकार मोर्चा बनाया था हमने, ये सोच करके कि हम कुछ संगठनों को इकट्ठा करेंगे जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। और क्योंकि एक संगठन जो है ना वो क्या करता है, सबकी क्रेडिबिलिटी को ले जाता है। तो हमने कहा हम जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन ही नहीं बनाएंगे, हम क्या जनता सरकार मोर्चा क्या है फिर कोई, ये संगठनों का संगठन है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूवमेंट को चलाए हुए है वो अपने ही संगठन को चलाते चलाते मोर्चे का समर्थक हो सकता है। किसी मुद्दे पर अगर मैं बोल रहा हूं और मैं ऐसे जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य होने के नाते बोल रहा हूं, तो आप उससे अलग हो सकते हो। मतलब इस मुद्दे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इस मुद्दे पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हमारा कोई भी साथ ना परमानेंट होगा, ना हमारा कोई भी बिछड़ाव परमानेंट होगा। तो लोगों को जो मुद्दा लगता है मैं बोल रहा हूं ठीक है उस पर वो आ जाते हैं, जो मुद्दा लगता है नहीं है वो चले जाते हैं। आपके आसपास बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, मैं उसके लिए लोगों को समझा रहा हूँ।
भाई युद्ध के जरिए टपकाएंगे, अगर तुम लोगों ने नहीं लगवाए थे तो, अमृत प्याला अगर नहीं पिया था तो युद्ध करेंगे। युद्ध से पहले देश में इमरजेंसी जैसे हालात लेकर के आएंगे, फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इंटरनेट क्राइसिस, बैंकों का उड़ना, ये सब कौन कौन प्लानिंग। कर रहा है इसको? जो ये आप बता रहे हो भी करेंगे, कौन करेंगे? जिनके पास आपकी ऊर्जा का स्रोत खींचने के रिसोर्सेज हैं। अब इसको एक लाइन में तो ये है, फिर आप इनको बोलोगे मोटे तौर पर दो चेहरे हैं, एक रॉथस्चिल्ड, एक रॉकफेलर फैमिली। रॉकफेलर फैमिली पूरी दुनिया की एजुकेशन का सिलेबस तैयार करती है, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फंडिंग वही करती है, जितनी साइकोलॉजिकल रिसर्च है उनकी फंडिंग वही करती है, जितना तेल के कुएं हैं 70% से ज़्यादा रॉकफेलर फैमिली के हैं, जितना फर्टिलाइज़र, डीएपी, यूरिया बनता है पूरी दुनिया में सारा उनका है, जितनी फार्मा कंपनियां हैं टॉप की वर्ल्ड की वो सारी उनकी हैं। तो ये एक फैमिली है जो सारा पैसा आपका चूस रही है। दूसरी फैमिली रॉथस्चिल्ड फैमिली है, जिसके पास पूरी दुनिया का पैसा है, जो धन छापने की जो कमांड है, सारे एसबीआई उसके अंडर आते हैं, सॉरी सारे आरबीआई उसके अंडर आते हैं। जैसे आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल, रिजर्व बैंक ऑफ फलाना ढिमकाना, सारी दुनिया के रिजर्व बैंक उनके अंडर आते हैं, सारे बैंक उनके अंडर आते हैं, और पैसा छापने का पूरा अधिकार उन्होंने अपने पास रखा हुआ है इनडायरेक्टली। एक स्टोरी और आपकी बहुत वायरल है, जो ये पैसा है, जो हमारी करेंसी है, वो रियल नहीं है। हाँ, फेक है, बिल्कुल फेक करेंसी है। हाँ, नकली क्या है। है इसका पीछे? थोड़ा, ये हमारा लास्ट रहेगा सेशन, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। वो मेरा रह गया शायद, हाँ वो दूसरे मेरे बैग में रह गया, वो मैं आपको ला के दिखाता, मैं आपको वो क्या है वो चीज़? वो रुपया था, मतलब रुपये के सैंपल थे, वो आपको देख लेते तो आपको मालूम पड़ जाता, लेकिन मैं आपको फोटो भेज दूंगा तो आप उसको जब एडिट करोगे तो वहाँ लगा देना। देखो जैसे एक लोहे का बट्टा है और एक सोने का बट्टा है, आप मुझे ये बताओ दोनों में असली किलो कौन सा है? दोनों 1 किलो के बट्टे हैं, असली किलो कौन सा है? असली किलो? हाँ वेट पूछ रहे हो आप? हाँ, किलो तो दोनों सेम ही है। इसका मतलब धातु जो है वो कौन सी लगी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। किलो का मतलब है कि वजन, किलो मतलब वजन। इसी तरह से एक चांदी का रुपया है जिसमें 90% चांदी है, एक जिसमें 50% चांदी है, एक लोहे का सिक्का है रुपये का, और एक रुपया है। इन चारों में से रुपया कौन सा है? रुपया तो हमारा वही जो चल रहा है, जो चल रहा है। हाँ। आपके सामने जो आया वो रुपया आपको दिखाई देता है, आपके पिताजी के सामने कोई दूसरा रुपया आया था, आपके दादा के सामने कोई और रुपया था, उनके दादा के टाइम पे कोई और रुपया चलता था, नाम रुपया ही था। उस टाइम पे छोटे रुपयों में दमड़ी, पैसा, आना, ये छोटे हो जाते थे, बट करेंसी भारत की रुपया ही रही है। आप कभी देखना, सर्च करना, 1 रुपये का नोट देखना किसी के पास अगर पड़ा हो तो, उस पर लिखा, मेरे पास भी हो, आपके पास है तो देख लेना, 1 रुपये के नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, 1 रुपये के नोट पे। आप है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। शायद मैं पुराने नोट रखता हूँ। हाँ, तो रुपये का नोट, क्योंकि रुपया ही वो है। 5 और एक है आपके पास 1 रुपये का नोट है ना, ये रहा। देखो जरा, इस नोट के ऊपर लिखा होता है, ये देखो कितना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। हाँ। अब किसी और नोट पे दिखा दो मुझे आप, इसके अलावा 2 वाले पे, 5 वाले पे, 10 वाले पे, 20 वाले पे, 100 वाले पे, किसी पे भी भारत सरकार लिखा हुआ दिखा दो। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 2 रुपये पे भी यही लिखा होता है, 10 पे भी यही लिखा होता है, सब पे लिखा है। अब 10 रुपये पे तो लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे नहीं लिखा हुआ कि मैं धारक को 1 रुपया। सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ उस पे तो गवर्नर के साइन है, हाँ। और इस पे वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन है, हाँ। उस पे लिखा है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे तो नहीं लिखा हुआ मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूँ। तो क्या ये? इसका मतलब ये तो 1 रुपया है और वो 10 रुपये नहीं है। अगर उस पे भी 10 रुपये लिखा होता तो वो 10 रुपये होते। इस पे 1 रुपया, अगर ये वैसा ही होता तो इस पे लिखा होता ना मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं। ये 1 रुपया देने का वचन नहीं है, ये 1 रुपया है, और वो जो आपके हाथ में नोट है वो 10 रुपये का वचन है। वचन गवर्नर ने दे रखा है, यानी रुपया कहीं और है। वो कहां है? आरबीआई के पास रखा है। वो कहां है? वो रुपया क्या है? यानी कि, और फिर आया कि 1 रुपया ये कागज वाला, फिर 1 रुपया सिक्के वाला, उस पर भी लिखा है भारत सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पे भारत 1 रुपया, 1 रुपी इंडिया। फिर जो पुराना चांदी वाला चला उस पे भी 1 रुपी इंडिया। अच्छा, बैंक में जाओगे, इन तीनों चारों रुपया को 1 रुपए में लेता है बैंक।
किस किस को सिक्के को भी एक ये कागज वाला 1 रुपया, हाँ। एक लोहे वाला 1 रुपया, हाँ। 50% चांदी वाला और 100% 90% चांदी वाला, इन चारों को वो 1 रुपए में ले रहा है। वो है ही 1 रुपया, है कि नहीं? लेकिन उसी चांदी के सिक्के को यदि आप सुनार के पास जाओगे तो जो वो लोहे वाले सिक्के हैं उसमें वो 1000 सिक्के दे देगा आपको। चांदी वाले सिक्के कौन सी बात कर रहे हो आप? चांदी का सिक्का है 1 रुपया, उस पर लिखा हुआ है 1 रुपया, तभी तो मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको फोटो भेज दूंगा ना, आप स्क्रीन पे दिखा देना। ठीक है। ये चांदी का 1 रुपया जब आप लेकर जाओगे ना बैंक में तो वो तो 1 रुपए में ले रहा है। वो कहाँ, चलन में तो नहीं है वो? आप लेके जाना, मैं दूंगा आपको, मेरे पास है, ठीक है। कई सारे मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दूंगा। आप लेके जाना, प्रैक्टिकल करना, जिस भी भाई के पास पड़ा हो बैंक में ले जाकर मैनेजर को बोलना आप लोगे कि नहीं लोगे। वो कहेगा लूंगा, अगर वो चलन में नहीं है तो लेगा कैसे वो? उसको वो लेगा, उसको आपको पता वो लेगा 1 रुपए में लेगा, हम प्रैक्टिकल कर चुके। चलो मैं भी करूंगा, ठीक है ना, आपको भी करना है। वो 1 रुपए में ले रहा है। देखो बैंक उस लोहे वाले को और चांदी वाले को 1 रुपया मानता है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो सुनार के पास तो जो चांदी वाला रुपया है उसके बराबर में 1000 लोहे वाले रुपए आते हैं। उसकी कीमत 1000 हुई फिर। अब बताओ आप मैं उसे भी 1 रुपया बोल, बैंक उसे 1 रुपया बोल रहा है, तो 1 रुपया या 1000 रुपया क्या बोलोगे आप उसे? अगर आप चांदी का रुपया जमा करा देते हो और बदले में अगले ही दिन वापस लेने जाते हो तो वो आपको लोहे वाला देगा। 1000 गुना की लूट हो गई कि नहीं हो गई? ऑन द स्पॉट। इसका मतलब वो रुपया था कि नहीं था पहले, ये तो बताओ। या तो ये भी रुपया नहीं है तो फिर पता चलता है देखो भाई वो करेंसी नोट है 1 रुपए वाला, वो रुपया नहीं है, वो रुपए का नोट है, करेंसी नोट। एक करेंसी नोट, एक बैंक नोट। बैंक नोट में प्रॉमिस लिखा होता है, करेंसी नोट भारत सरकार छापती है इसलिए प्रॉमिस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रुपए का नोट है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि मुझे नहीं पता ये सही है कि मेरी इन्फॉर्मेशन। हाँ बोलो बोलो। जो आपने कहा कि रुपया सरकार छापती है इसलिए ऊपर भारत सरकार छापती है, भारत सरकार छापती है इसलिए ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, और जो नोट है 1 से ऊपर वाले के वो रिजर्व बैंक छापता है, तो इसलिए रिजर्व बैंक लिखा होता तो है। रिजर्व बैंक के पास शाही खत्म हो गई कि ये भारत सरकार के अंडर है। भारत सरकार की गारंटी होनी चाहिए, भारत सरकार की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन उस पर तो केंद्र सरकार की गारंटी लिखी हुई है। और गवर्नर की है ना। किसका गवर्नर? आरबीआई का। हाँ, तो आरबीआई तो प्राइवेट संस्था है। आरबीआई प्राइवेट है जी। 2020 में 19 में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था आरबीआई और सारे बैंक प्राइवेट हैं, संस्था सरकारी नहीं है, उसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, चाहे पंजाब सिंध बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, सब प्राइवेट हैं। ये स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ये भी प्राइवेट है। सब प्राइवेट बोला ना भाई, लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आप ये फेक, मतलब उसका फाइंडिंग क्या हुई आपकी भाई? फेक क्यों? फाइंडिंग ये हुई कि जब चांदी वाला 1 रुपया और लोहे वाला 1 रुपया को बैंक 1 रुपया मान रहा है, लेकिन बाजार जो है उस चांदी वाले रुपए के बराबर में लोहे वाले 1000 दे रहा है। वो तो एक का एग्जांपल हो ना, 1 रुपए का एग्जांपल हो, एक हो गया। एग्जांपल अब 10 वाले का ले लेते हैं। 10 रुपए का नोट है, इसको जब आप, अच्छा पहले तो इसी को पूरा कर लेते हैं इस कहानी को। इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त, वो 1 रुपए का नोट है, वो लोहे का सिक्का है, वो चांदी के 50% चांदी का सिक्का है, वो 90% चांदी का सिक्का है, वो रुपया नहीं है, वो रुपए के सिक्के हैं। तो रुपया कुछ और है। इसी तरह से 10 रुपए का नोट है, वो 10 रुपए नहीं है। तो 10 रुपए कहां रखे हैं उसके बारे में हमारे बुजुर्गों से आपने एक बात सुनी होगी कि सरकार के पास जितना सोना होता है वो उतने ही नोट छाप सकती है। ये लाइन तो सुनी होगी आपने, सबने सुनी है ये। वो कितना सोना रख के कितने नोट छाप सकती है ये कौन बताएगा? या बिना सोने के भी छाप सकते हो, या कैसे छाप सकते हो? कोई तो तरीका होगा, कोई तो नियम होगा। वो नियम फिक्स होगा तो शोषण नहीं होगा। अगर उसको आपने छेड़ दिया तो गरीब का शोषण होगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। तो इसको गेम को समझने के लिए हमने आरबीआई को एक आरटीआई डाली। आरटीआई में हमने पूछा वैध रुपए का कौन सा दस्तावेज है, कौन से रुपए को आप लीगल मनी कहते हो, किसको असली कहते हो, किसको नकली कहते हो, हमको एक बार बता तो दो। पैमाना क्या है असली और नकली कहने का? आरबीआई ने जवाब में दिया हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। अगर इसको लीगल भाषा में जाना जाए और अगर इसको कोर्ट में रख दिया जाए, यही एकमात्र लाइन जिसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास हमारे पास है, सिर्फ ये एक लाइन काफी है कि रिजर्व बैंक ने
अभी तक जितने नोट चला रखे हैं सारे फर्जी हैं, सिर्फ एक लाइन। अब वो कह रहा है मेरे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो लीगल मनी फिर कैसे आप ये लीगल टेंडर कह रहे हो आप इसको? फिर आपने वो रखी सुप्रीम कोर्ट में? आगे भी जा रहे हैं, ये 24 तारीख को जब पेरेंटिंग का सेमिनार जो दिल्ली में है, वहां पर इस किताब का भी विमोचन है जिसमें सारे सबूत दिए हुए हैं। आरबीआई का गवर्नर का एफिडेविट उन्होंने बदला हुआ है जो कि क्राइम है। उन्होंने किसने? आरबीआई नहीं, आरबीआई ने आरबीआई के गवर्नर का एफिडेविट बदला है। एफिडेविट कौन सा? ये जो लिखा हुआ है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अभी आपके नोट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज दिस। पहले ये होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ये ऑन डिमांड नहीं है आजकल, द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये एट एनी ऑफिस ऑफ इशू भी नहीं है आजकल, तो ये दोनों चीजें नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एफिडेविट बदल दिया। एफिडेविट आप किसी का बदल नहीं सकते। अगर आप एफिडेविट बदल नहीं सकते तो फिर किसने बदला और किस अधिकार से बदला, ये सवाल हम पूछेंगे। अभी तक हमने पूछा है तो हमें एक बात समझ में आई है, कलेक्टर, एसडीएम, कोर्ट, ये बैंक, पूरा बड़ा नेक्सस है, और पॉलिटिशियंस, इतना बड़ा नेक्सस है। नेक्सस मतलब गिरोह, आदमखोर गिरोह, जिनका सर्वाइवल आदमियों की ऊर्जा और आत्मा को खाकर ही होता है। वो पता करा जब हमने कि इसका मतलब ये भी रुपया नहीं है, वो भी रुपया नहीं है, तो रुपया क्या है? अगर लीगल मनी का डॉक्यूमेंट आरबीआई ने देने से मना कर दिया तो अब हम कहां से लेकर के आए? तो फिर कोई बाय चांस कुदरत का करिश्मा ही रहा होगा। हमारे वर्मा जी को एक आरबीआई का पुराना डायरेक्टर मिल गया, रिटायर्ड। उसके सामने इस बात का जिक्र चल गया कि ये देखो ना, आरबीआई ने हमको क्या लिख के दिया है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो वो बोला, एक मैं बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत। उस कमरे में, उस अलमारी में, इस शेल्फ में एक डॉक्यूमेंट रखा है, वो ले आओ, वो है लीगल मनी का डॉक्यूमेंट। वो हम ले आए, हाँ, और सर्टिफाइड करवा के ले आए, उनसे साइन करवा के ले आए कि हाँ ये हमने दिया है। और उसमें लिखा हुआ है 15 रुपए की एक मोहर, ये रुपए का मानक है। समझा नहीं मैं इसको। जैसे किलोग्राम किसी भी चीज के वजन को मापने का मापक है, मीटर किसी भी दूरी को मापने का मापक है, सेकंड या मिनट समय को मापने का मापक है, ऐसे ही इकाई है, ऐसे ही किसी भी वस्तु के मूल्य की मापक रुपया है। और जब भी कोई मापक होता है, इकाई होती है, वो किसी स्टैंडर्ड या मानक पे होती है। तो रुपए का मानक क्या है? रुपए का मानक है 15 रुपया बराबर एक मोहर, ये मानक है। और मोहर में होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट। तो 15 रुपए की जो वैल्यू है भारत में, लीगल 15 रुपए जो भारत सरकार के, जो मैं कमाता हूं दिन रात मेहनत करके, उन 15 रुपए की कीमत है 1 तोला शुद्ध सोना। इसका मतलब जब 1 रुपए की कीमत चेक की जाती है तो 11.664 को 15 से जब भाग देते हैं तो बनता है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। 1 रुपए की कीमत है, 1 रुपए का स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इसका मतलब हम जो पैसा कमाते हैं वो रुपया कमाते हैं, जो बैंक में जमा करते हैं वो हम अपनी मेहनत जमा करते हैं। हमको जो मिलता है वो बैंक नोट मिलता है, और उस बैंक नोट में 777 मिलीग्राम सोना लेने जाओ तो 6300 रुपए के बैंक नोट बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। यानी इसी, जैसे मैंने चांदी के सिक्के के जमा कराने और निकलवाने में 1000 गुना की लूट बताई थी, आपके असली धन को लेकर के आपको नकली धन दे देना, जैसे कि डिजिट दे देना, ट्रांसफर कर देना, डिजिट हो गए ट्रांसफर, ये धन दे देना, आपकी 6300 गुना की लूट है। जब भी आपका पैसा बैंक से घूम कर आएगा तो नकली होकर आएगा। असली धन को वो खींचते रहते हैं, नकली धन आपको देते रहते हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं उस धन का? जमा, स्टोरेज, ऊर्जा है भाई। ऊर्जा का क्या करते हो आप? यूज करते हो अपने हार्वेस्टिंग के लिए, अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने जीवन के मकसद तक पहुंचने के लिए। आप देखो ना, आप पूरा दिन क्या करते हो? फिर तो ये पूरा दिन आप क्या करते हो? ये जो चल रहा है, जो आपने बताया, ये कब से चल रहा है? ये जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का खेल चालू किया, ये पोप ने किया था 1492 में, पेपल बुल के जरिए। पेपल बुल दे करके उन्होंने वास्को डी गामा को भेज दिया अमेरिका,
और और कोलंबस को भेज दिया इंडिया। उन्होंने कहा कि पुर्तगाली उधर चले जाओ, डच इधर आ जाओ, आधा आधा बांट लो पूरी दुनिया को, और सारी दुनिया को ये कहो कि तुम अब हमारे अंडर में हो और जैसे हम कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। ये लोग असल में समुद्री लुटेरे थे। जो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फैमिली है, ये पुराने पायरेट्स की जब आप कहानी सुनोगे ना, तो इनकी फैमिलीज उनमें से थी। तो जो भारत जो था 1860 की बात बता रहा हूं, कब? ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के 200 साल बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, 1860 में आईपीसी आया था, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आईपीसी और पुलिस और जजेस ये 1860 में अंग्रेजों ने बिठाए थे अपने देश में। 1860 में 200 साल की लूट के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी में नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई होती थी चाइना और अमेरिका, चाइना और इंडिया की, चाइना और भारत की। यानी हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे 1860 में। पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% अकेला भारत से होता था। पूरी दुनिया की जीडीपी का 24% अकेला भारत की जीडीपी होती थी। ये मैं तब बता रहा हूं जब लूट के 200 साल बाद। सोचो 200 साल तक सोना लूटने के बाद हम इतने समृद्ध हुआ करते थे। सोने की चिड़िया भारत का बोला, इसलिए बोला जाता था कि हम लोग, जैसे साउथ से उन्होंने खेल शुरू किया था। साउथ में हमारे सारे मसाले होते हैं, वो सारे मसाले लेके जाते थे और बदले में वो कागज के नोट देना शुरू किया। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, वो बोले दारू ले लो हमसे, नहीं चाहिए वाइन, क्योंकि वो जैसे रशिया से तो वोदका आता है, इधर से वो दारू बनाते हैं अमेरिका वाले, वाइन बनाते हैं, ये ले लो, ये हम नहीं देते, ये तो सब कचरा है, ये नहीं लेते, हम सिर्फ गोल्ड लेते थे। तो हम इधर से गरम मसाले और दूसरी चीजें, जितना भी पटसन हुआ, दालें हुई, अनाज हुआ, जितना भी हम लोग यहाँ उगाते थे, जो हमारा सरप्लस होता था, वो जब बाहर जाता था बदले में हम सिर्फ गोल्ड लेते थे। और इन्होंने गोल्ड के बदले कागज छाप दिए और अब हम कागज को रुपया मानने लग गए, और उसके बदले में अपने परिवार खराब कर लिए, जमीनें खराब कर ली, जमीन बेचने लग गए। पता चलता है 6300 गुना की लूट है। जब ये बैंक आपको 6,30,000 रुपया देता है ना, मेरे को उसकी असली कीमत लगभग 10 रुपया है। जो आपकी इन बातों से मेरे को 100 रुपया, finding सॉरी, मिली, हाँ, वो ये मिली कि देश का पहला व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक ये रुपया यूज करता है, ये रुपए के नोट यूज करता है, इवन पॉलिटिशियन भी रुपए के नोट यूज करता है। जो आपके अकॉर्डिंग है, हाँ, नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, रियल उसने खुद लिखा, जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, वो आपकी फाइंडिंग कुछ भी हो हाँ, सकती है। हाँ, फिर पॉलिटिशियन भी इसी को यूज करते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति वो भी इसी को यूज करते हैं। तो फिर इसका जो एंड यूजर है, जो इसका फायदा उठा रहा है, वो कौन है? फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो इसको छाप रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं, किसान ने टमाटर बोया, 100 किलो टमाटर बेचा, 5 रुपए किलो से ऊपर कभी उसको रेट नहीं मिला। कितनी कीमत हुई टमाटर की? 500 रुपया। 500 रुपए लाकर उसने अपनी पत्नी को दे दिए, रख भगवान, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब पैसे छाप लिए सरकार ने, छाप के किसी बड़े उद्योगपति को दे दिए। उद्योगपति ने सारा टमाटर मार्केट से खींच के अपने साइलोज में रख लिया। अब टमाटर गायब हो गया मार्केट से। और अनर्थशास्त्री कहते हैं, अनर्थशास्त्री बोल रहा हूं, अर्थशास्त्री नहीं है वो, उनको रुपया नहीं पता क्या होता है। अनर्थशास्त्री कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई से वो चलता है इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो गई, तो अब चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, ठीक है। अब वही किसान जिसने 100 रुपए टमाटर बेचकर 2 किलो 500 रुपए लाया था, 2023 में हाईएस्ट रेट क्या था टमाटर का? 250 रुपए किलो, ठीक है। वही 500 रुपए लेके जाओ, अब उसकी पत्नी सेम टमाटर वाली कीमत वाले 500 रुपए अब लेके जाओ, तो कितना टमाटर मिलेगा उसे? 2 किलो। तो 100 किलो टमाटर का 2 किलो टमाटर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अनाज बेचने वाला है किसान, उसका गेहूं बिकता है 22 रुपए किलो, 24 रुपए किलो। जो ब्रेड का पैकेट लाते हो ना आधी किलो का, 65 रुपए, अब तो आजकल शायद मेरे ख्याल 80 रुपए का आता है, 90 रुपए का आता है। तो 1 किलो गेहूं कितने का हो गया? 180। सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ, सड़ा के प्रोसेस नहीं, सड़ा के, सड़ाने को प्रोसेस करना मत बोलो आप, टेक्निकल भाषा प्रोसेस, हाँ टेक्निकल मत बोलो। मतलब गेहूं लेकर के 20 रुपया किलो और आपको वो 180 रुपए किलो वापस दे रहा है, तो ये आपके धन का खींचना हो गया ना। आपने जो गेहूं उगाया था, अपने पूरे परिवार की मेहनत, आपकी जमीन, आपकी ऊर्जा, पानी, खनिज, सूर्य की ऊर्जा, सब लग के वो गेहूं बना था, वो असली धन है, ठीक है। वो आपसे ले लिया, कागज का टुकड़ा दे दिया, तो क्या देश की वैल्यू घट गई? इसका तो ये मतलब हो गया जैसे किलो का वजन घट गया। हम इन सारी हमारी बातों को एक फैक्ट के ऊपर बंद करेंगे, ज्यादा लंबा पॉडकास्ट हो गया, हमारी तो सोचा नहीं था इतनी लंबी बातें जाएंगी। आपने जो ये बातें बोली, हाँ।
आपने काफी सारों को फिजिकली बातें बोल रखी होंगी, सिखाया जो आपने गांव गांव जाके, उसका असर अब तक क्या हुआ, बस मेरे को ये बता दो। जहां जहां हम पहुंच गए वहां वहां व्यक्ति को समझ में आ गया। समझ अब में लोगों आ गया, ने माइंड में आ गया। देखो अब चेंज क्या हुआ? देखो चेंज ये हुआ, जैसे मैंने इस कागज के नोट के बदले अपनी आत्मा को गिरवी रखना छोड़ दिया है। मैं अब इस नोट के लिए काम नहीं करता, मैं अब असली धन के लिए काम करता हूं। असली सोने धन के लिए ना, असली धन है मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरे साथ जुड़े लोग, मेरा समाज, मेरी जमीन, मेरी हवा, मेरा पानी, मेरा देश, पशु पक्षी और खान पान, मतलब जो चीज प्रैक्टिकली मेरे लिए जरूरी है, मुझे जन्म से लेके मृत्यु तक जो जरूरी है। ये कपड़े नहीं होंगे फिर भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा, महंगी गाड़ी नहीं होगी मैं सरवाइव कर जाऊंगा, हवा के बिना, पानी के बिना, धन के, रोटी के बिना, शुद्ध चीज़ों के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा, परिवार के बिना मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, मैं समाज के बिना नहीं कर पाऊंगा, मैं शांति अगर मन में नहीं है तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मन में डिप्रेशन है तो मुझे फांसी लेनी पड़ेगी। मतलब मैं ये इन चीज़ों के लिए काम करता हूँ। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया है। अब वो समाज को जगाने पे लग गए हैं कि तुम भी देखो कितना इसके अंदर पीस है, आपकी फैमिली में भी शांति आती है, आपके घर में असली धन आता है। आप लक्ष्मी पूजन के दिन उस दरिद्र नारायण की पूजा करते हो जो कि नकली है। असली धन की पूजा करो, बेटी की पूजा करो, बच्चों की पूजा करो, माँ की करो, बाप की करो, दादा की करो, दादी की करो, पड़ोस की करो, समाज के किसी प्रतीक की करो, अपने अनाज की करो, धन की करो, गोबर की करो, गाय की करो, भैंस की करो, किसी की भी करो, जो जीव जंतु हैं उनकी करो, बट सोने की करो, वो भी जमीन से निकलता है। अनाज की करो, धन धान्य, जिसे धन धान्य और समृद्धि यहीं से बनता है भाई। पैसा धन धान्य नहीं है, पैसा उसका प्रतीक है। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि अंदर की आई इस शांति और इस प्रेम की वजह से संक्रमण की तरह ये शांति फैल रही है और लोग अपने अपने गांव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई थोड़ा लड़ पा रहा है, कोई ज्यादा। आपके पास इसका फीडबैक ये है कि मेरे सर्कल में, मतलब मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ, 100 लोग अगर आते हैं तो 10 लोगों को बात समझ में आती है, 10 लोग काम करना शुरू कर देते हैं, 8 लोग भाग जाते हैं, 2 लोग रह जाते हैं। हमें वो 2 ही चाहिए, सीधी सी बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही है, मैं समझाने के लिए जिम्मेदार हूँ। आ गई है और उसके बाद भी आपको यही करना है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो फिर आपका सक्सेस रेट क्या हुआ? 100%। जिसको समझ आ गया वो छोड़ ही नहीं सकता ना इस बात को। आप असली धन को कैसे छोड़ दोगे यार? आप रियल खुशी को कैसे छोड़ दोगे? अब एग्जांपल समझ ही नहीं आया। अब एग्जांपल ले लो। हाँ, मैं ये सब छोड़कर आपके साथ लग जाऊं, क्यों लगना मेरे साथ? नहीं, जो आप चाह रहे हो। मैं कुछ चाह ही नहीं रहा। आपसे सीख के तो आपको पता होगा आपको क्या करना है। तो फिर आप जिस शांति की बात कर रहे हो, जिस चीज़ों की बात आपको अपना टैलेंट पता लग गया। हम्म। आपको मालूम है, टैलेंट पता लगने के बाद जिंदगी और उस पर काम करना शुरू करने के बाद जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती है। आपने कभी देखा ही नहीं, कभी आपने टेस्ट दिया ही नहीं उस बच्चे को, उस इंसान को हमने कभी नहीं दिया। दुकान पे ले जा करके खड़ा कर दिया, बेटा जो मिठाई चाहो खा लो। अरे उसने कोई टेस्ट ही नहीं करके देखी, कैसे बताएगा उसकी फेवरेट मिठाई क्या है? उसको एक्सपोजर ही नहीं दिया किसी चीज़ का। जब एक एक्सपोजर दे दोगे ना, मैं आपको बताऊं, कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के 15-15 साल, 20-20 साल संघर्ष कैसे कर सकता है यार, जब तक कि वो संघर्ष को एंजॉय ना कर रहा हो। अगर संघर्ष उसके लिए कष्टदायक हो रहा होगा तो वो छोड़ करके डिप्रेशन में चला जाएगा। संघर्ष में मजा आ रहा होगा तो संघर्ष लंबा कर सकता है ना। अपने को मजा आ रहा है गालियां खाने में, अपने को तो अपन तो जैसे ही लोग अपनी बात मानना चालू कर देते हैं ना कि बिल्कुल सही कह रहे थे, जैसे अभी 3 साल पहले जो बोला, लोगों ने बोला मेंटल है, तो अभी जो हम बोलने लग गए, अभी लोग टपक रहे हैं ना आपके गांव में आसपास, जिस भी जगह पे लोग बैठे होंगे ना मरने वाले, सबकी मरियत पे आप जाओ किसी के गोड्डा नवाने के लिए, सब जगह एक बात चल रही, तो डॉक्टर ठीक कब था भाई, और डॉक्टर ठीक कह रहा था, ये मोदी ने तो नाश कर दिया, ठीक है, यही बात कम है, लेकिन वो निकल नहीं पाते उस चोर से, ठीक है। अब जब वो मानने लग गए, अब मैंने अगला कोई बीड़ा उठा लिया, अभी यो थोड़ी हो सके यार, अभी इसको लगेंगे, फिर जब इसको मानने लग जाएंगे फिर कुछ और उठा लेंगे, बोले ये थोड़ी हो सकता है। अरे भाई, जो आप देख ही नहीं सकते किसी चीज को उस नजरिए से, आप उसको कैसे मान लोगे?
यार अगर आपके दादाजी को कोई बोल देता कि आने वाले टाइम में एक ऐसा यंत्र होगा जब बिजली तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आ जाया करेगी बटन दबाते ही, और जो इधर चल रहा होगा वो वहां कोई और देख लेगा, दूर बैठा हुआ अपनी जेब में ऐसी बड़ी स्क्रीन लेकर के, बिल्कुल न्यू का न्यू दिखेगा, और देख के बात कर लेंगे तो दादा न्यू कंधा क्यों छोरे पागल फद्दू बनावे तो जिसका उस लेवल की समझ नहीं है ना, वो तो यही कहेगा ना पागल बना रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति आज हमें ये कह रहा है कि ये बस की बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अभी उसकी समझ नहीं है ना। जब आप आओगे, समझ डेवलप करोगे अपने बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, चीज़ों के बारे में, जिंदगी के बारे में, प्रकृति के बारे में, परमात्मा के बारे में, जब वो समझ डेवलप होगी, उस समझ डेवलप होने के बाद ही तो उससे आगे की बात देख पाओगे भाई। यहाँ 4 किलोमीटर दूर की बात अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो रास्ता है भी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे एक कदम रखोगे तो अगले रास्ते के लिए जगह बनेगी ना। आप 2 किलोमीटर चलोगे तो अगले 2 किलोमीटर दिखने स्टार्ट होंगे ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आज ही आपको पूरी मंजिल स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। जितना आज पॉसिबल है उतना आज बता रहे हैं, जितना कल पॉसिबल होगा कल बता रहे हैं, जितना आगे पॉसिबल होगा आगे। जिसको बात समझ में आती जाए आते जाओ, जिसको ना आती जाए अपना इसमें उलझे पड़े रहो, हमें क्या दिक्कत है। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं अपनी जिंदगी को। लोग हमें कह रहे हैं चुनाव लड़ेगा, हम हंसते हैं उन पर, क्या गधों जैसी बात करता है यार। कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे बच्चों के बारे में इतना सोचता हो, वो आदमी चुनाव लड़के तो एहसान करेगा तुम जैसों पे। तुमको तो उसके पैर ही नहीं छोड़ने चाहिए कि तुम लड़ो हमारे लिए, तुम हमारे प्रतिनिधि बनो। और ये बेवकूफ मुझे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेगा। अरे कमाल की बात है। कभी जेल में जाने के बाद, वो 3-4 साल की बात हो गई थी, कोई दोबारा थ्रेट आया? कोई बहुत आए। एनएसए आया, अमित शाह की टीम आई, रेगुलर उनके लोग आए, दुबई से थ्रेट कॉल आई, पाकिस्तान के नंबरों से आई, हमारे नंबरों में घुस के हमारे बारे में दुष्प्रचार हुआ। हमारी फैमिली हमारे फेसबुक से लोगों की फ़ोटो उठा के वो उनकी नंगी नंगी तस्वीर बना के हमारे पास भेजी गई। पता नहीं क्या क्या हुआ, हार्डली मैटर्स। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता जो वो चाह रहे थे, तो क्या होता फिर? मतलब क्या आपके मन में क्या था भाई, उसके बाद क्या होगा फिर? मुझे नहीं मालूम, कोई मालूम नहीं। मुझे थोड़ी पता था यहाँ आज हम ये बातें करेंगे। आई डोंट थिंक, मैं जैसे मेरे पास आशीष का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो मैं बस एक बार आंख बंद करके बोलता हूँ, जैसे पहले भी उन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने से कहा कि यार अभी समय सा नहीं ठीक लग रहा, तो शायद उस वक्त इस ऑफिस के शायद कोई और हालात होंगे, कोई और मेंटालिटी होगी, कोई और सोच होगी आपकी शायद। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना। मैं बस आंख बंद करके सोचता हूँ हाँ जाना चाहिए, तो चलते हैं। वहाँ क्या होगा आई डोंट नो। जैसे हमने तो जेल जाना है तो वो भी अंदर से लड़ना चाहिए, हाँ जेल जाना चाहिए, जेल जाएंगे भाई, जेल जाएंगे, हम ये करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं, पिट भी रहे हैं। अभी होटल में हमारे को पुलिस थाने वाले सीआईए वाले सुबह ले गए उठा के, वो देखा था बिना किसी कसूर, बिना कंप्लेंट, बिना किसी थोड़े दिन पहले। हाँ उन्होंने बोला ऊपर से ऑर्डर थे जी कि इसको संवारना है। मतलब देखो ना, पूरा दिन पीटा उन्होंने दबा के, जब तक पूरा एक इतना मोटा बांस का लठ नहीं टूट गया। वो थोड़ा बहुत स्टोरी बताओ, कैसे हुआ था वो? कुछ नहीं, वो हम लोग ये आवेदन लगाते हैं बैंकों से, हम ये पूछते हैं कि जो आपने हमें लोन में दिया है, ये पैसा ये असली है कि नकली है, बस इतना लिख के दे दो। तुम लिख दो असली है या तुम लिख दो नकली है, तुम ये लिख दो कि जैसा तुम्हें दिया वैसा ले लो, कुछ तो लिखो इसके ऊपर। वो कुछ लिखा नहीं उन्होंने, नहीं लिखा तो हम एक केस था जिसका मकान की कुड़की होनी थी, मकान की कीमत करोड़ों में थी, उसको 10 लाख रुपए में नीलाम कर रहे थे अपने ही सेटिंग करके बैंक वाले। हम लोग खड़े थे कि जवाब दे दो और ले लो। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, देखो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस में चलते हुए एसपी से सेटिंग करके वहां के एक बीजेपी के नेता ने और उस मकान को बहुत सस्ते में खरीद लिया, मिली भगत करके, और फिर उस पर कब्जा छुड़वाने के लिए वो पुलिस वाले आए। अपनी टीम के साथियों ने विरोध किया तो उन्होंने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अपनी टीम को गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे पता चला तो मैं उसके लिए पैरवी करने और थानेदार से पूछने, भाई क्यों किया गिरफ्तार यार, गलती तो बताओ उनकी। वो पूछ रहे थे बस खाली, इतनी बार मैं पूछा तो रात को तो हमारे और 6 साथी उठा लिए उसी रात में। मैं पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई, हमको रात हो गई। तो अगले दिन सुबह जब हम थाने में गए 9 बजे, मुझे याद है उसके बाद तो आशीष भी वहीं पे था और पूरी प्रक्रिया को वो देख ही रहा था। एक प्राइवेट मतलब वर्दी में, मतलब सिविल वर्दी वाले आए, एक सिविल सी कार में उठा करके, उसमें बोलेरो में उठा करके और सीआईए थाने ले गए। वहाँ
जो उन्होंने पीटना शुरू किया, पूरा दोनों हाथ लगा करके उल्टा लटका के, मतलब दोनों टांगे बांध दी, दोनों हाथ पीछे बांध दिए और टांगों के बीच में से डंडा दे करके और ऊपर उठा लिया। और एक जना मतलब उधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, पूरे मतलब ऐसा करके पूरा दिन पीटा उन्होंने हम सबको। जब मेरे अकेले के ऊपर एक पूरा इतना मोटा डंडा बांस का टूट गया था जब, तब वो दूसरा डंडा लेकर गए तो अगला नंबर आया था फिर अपने साथियों का। सचिन सुनील। तो फिर आप इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो और ये चीज़ें हो रही हैं, तो कोई आपको डर नहीं है ज़िंदगी का? सड़कर नहीं मरेंगे, लड़कर मरेंगे, सिंपल सा फंडा है। किसी और की दी हुई मौत नहीं मरेंगे, अपनी चुनी हुई मौत मरेंगे कि हमें ये करके मरना है, हमें यही करके मरना है। अपने बच्चों परिवार नहीं रोकता आपको इन चीज़ों से करने के लिए? अब थक गया, रोक के थक गया, थक चुका है, सब कोई थक चुका है। मेरी पत्नी ने पहले बड़ी कोशिश करी मुझे, मैंने कहा था, मैंने 2 साल मांग के उसके घर से निकला था और वो 2 साल तो आपने 16 मांगे थे शायद, 15 में। हाँ, तो लेकिन मैंने उसके सामने एक कंडीशन रख दी थी, क्योंकि मुझे लड़ाई की लंबाई का पता था। मैंने उसके सामने एक कंडीशन रख दी थी कि जिस दिन तू टोक देगी, अगले 2 साल अगले दिन शुरू होंगे, उस दिन शुरू होंगे। तो वो बीच में टोक देती, मैं फिर उसको कह देता, देख आज फिर टोक दिया यार, कल से पहला दिन शुरू होगा, अब 2 साल देने पड़ेंगे। तो ऐसा करते करते मैं यहाँ तक ले आया इस बात को। और अब तो मेरे घर जाओगे, मेरे मम्मी पापा आपको यहाँ अगर कभी गांव में आए हों तो, और मेरे एक बार की बात है, मैं अपनी टीम के साथियों के साथ गया था उनसे मिलने के लिए। तो जब हम गाड़ी में वापस जा रहे थे तो वो साथी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे ताऊ ताई ने तो शहीद मान लिया हो। तो क्या क्या हुआ था? मतलब अब हमारे घर वालों को सबको पता है ये ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगा, और जिस दिन इसकी बड़ा बिगुल बचेगा, क्योंकि लड़ाई ये कोई एमएसपी की लड़ाई या तनख्वाह की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनरेशन्स की लड़ाई है और उनके 1000 साल की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की लड़ाई है। उनके 1000 सालों की मेहनत है, इतने 1000 साल की मेहनत को एक अदना सा आदमी कैसे ख़त्म कर देगा, या ऐसे मुट्ठी भर लोग कैसे ख़त्म कर देंगे, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो ख़त्म कैसे होने देंगे? पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, कोर्ट उनकी है, पूरा तंत्र उनका है, एजुकेशन उनकी है, दवाइयाँ उनकी है, साइंस उनकी, टेक्नोलॉजी उनकी, सड़क उनकी, कानून उनके, नियम उनके, सब कुछ तो उनका है। अपना क्या है? अपन तो आम ही छोटे हो रहे। फिर मेरा वही कहने का मतलब यही था कि इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो और जो वो चाहते हैं अगर उन्होंने वो कर लिया, कर लें, मेरे भरोसे थोड़ी दुनिया आई है। मैं अपना काम तो करूं ना, मुझे तो समझ में आ गया, मैं अपना काम तो करूं ना। मैं तो उस बात पे खड़ा हूं ना कि जिस पे, देखो, जब आप चीजों को समझ जाते हो ना तो आपको दुख भी नहीं होता। जैसे कई बार भावना में आकर के हमें ये लगता है कि जैसे हम भावुक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं मान लो मैं इमोशनल होता हूँ, तो वो इमोशंस बेसिकली ये लगता है कि वो इस चीज को लेकर के है कि जो शुरू किया अगर वो पूरा नहीं हुआ तो, मतलब ये एक सवाल दिमाग में आ जाता है। फिर मैं ये सोचता हूं कि ये तो पूरा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसका तो तरीका वही लेना पड़ेगा जो कुदरत ने लिया है, जो उन्होंने लिया है। वो भी तो 1000 साल से कर रहे हैं, वो भी कोई एक ही आदमी थोड़ी लगा हुआ है, उसने अगली जनरेशन को दिया ये चीज, तो मुझे अगली जनरेशन तैयार करनी है। तो जो 24 नवंबर को हम ताल कटोरा में इकट्ठे हो रहे हैं ना, वहां पे हम अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए एक शिष्य कुल की स्थापना करेंगे। हर गांव से 2 ऐसे योद्धा तैयार करेंगे जिनको 1492 के पेपल से लेकर आज तक के सारे षड्यंत्रों का पता हो, A to Z। उसको मालूम हो कि अगली जनरेशन को कैसे बचाना है, गांव को कैसे बचाना है, दोबारा से गांव का पैसा गांव में, भारत का पैसा भारत में कैसे रुके। इतनी समृद्धि है हमारे पास, अभी भी इतनी समृद्धि है, सिर्फ समझ आ जाए यार। कोयला जमीन से, सोना जमीन से, चांदी जमीन से, धन जमीन से, डंगर जमीन से, चमड़ा जमीन से, प्लास्टिक जमीन से, रबड़ जमीन से, लोहा जमीन से, एल्यूमिनियम जमीन से, सब कुछ जमीन से निकलता है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन जो है वो किसी लायक नहीं है। हम किसान कितने बेवकूफ है कि अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि जमीन में कुछ नहीं रखा, जमीन में कुछ नहीं रखा। तुम तो अपने बच्चों को जमीन बेच करके विदेश भेज देते हो और अडानी को आपको जमीन खरीदनी है। अरे जिस आदमी की 10,000 करोड़ रुपया रोज की आमदन है उसको तुम्हारी जमीन चाहिए, तो सोचो कितनी कीमती होगी है। इतनी नहीं समझ में आ रही बात? इट्स ए कॉमन सेंस यार।
अगर ये इतनी की, अगर ये बेफजूल होती तो अडानी को थोड़ी चाहिए होती, वो इतने हजारों करोड़ थोड़ी ना खरीदते। तुम्हारे पास अगर 2 बीघा भी है ना, 100 गज भी जमीन है ना, तो वो तुम्हें भूखा नहीं मरने देगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जमीन है सब कुछ, असली धन। और इसको उन्होंने लैंड बैंक बना के पूरे षड्यंत्र आ रहे यार। षड्यंत्र पे बात करो, 3 दिन लगातार बोलते हो तब नहीं पूरा होता यार। इतना बड़ा गेम है, 3 दिन ट्रेनिंग होती है हमारी, और उस ट्रेनिंग में जो मैंने आज इस पॉडकास्ट में बोला कुछ नहीं बोलता, वो अलग है इससे। इट्स नॉट लाइक, ये तो बेसिक होगा आपके लिए। नहीं ये तो बेसिक भी नहीं है, अभी तो मैं वार्म अप होना शुरू हुआ हूँ। अभी तो स्टार्टिंग है ये जो आपने टीम तैयार करी है अपनी, जो वहाँ पे भी आएगी शायद तालकटोरा स्टेडियम में, वो है तो पेरेंट्स मीटिंग, लेकिन आप अपने जो आप करना चाहते हो वो बच्चों के थ्रू करना चाह रहे हो। मैं ऐसी फाइंडिंग्स मुझे नहीं। मिली आपकी बातों के जरिए। मैं नहीं करना चाहता, सृष्टि का ही नियम ये है। सृष्टि का ही नियम ये है, आपने जो आज तक सीखा है ना, वो आपके डीएनए में है, स्टोर है। आपने कहाँ से, आपको कैसे चलना कैसे आया? आपको जब आप पैदा हुए तो आपको रोना कैसे आया? आपको आंखें बंद करनी खोलनी कैसे आई? आपको चूसना कैसे आया? अगर आपके बच्चा है ना, पहला स्टेप है, उसके मुंह पर, होठों पर आप एक बूंद डाल दो उसकी, जो घुट्टी पिलाते हैं हम, या माँ के दूध की डाल दो, या माँ, मतलब माँ का जो दूध पिलाने का जो, मतलब माँ की ब्रेस्ट है, निप्पल है, उसको उसके मुंह में डाल दो, आप अपने आप चूसने लग जाएगा। ऐसे कैसे? कहाँ से आया वो? देयर इज सम नॉलेज जो इनबिल्ट है यहाँ। वो कहाँ से आती है? वो पहली पीढ़ी के डीएनए से मिलती है। उसको पहली पीढ़ी से मिला, उसको पहली पीढ़ी से मिला। तो जो आपके पुरखों का जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, वहां से लेके आज तक का सारा ज्ञान आपके डीएनए में, आपके एक एक रोम में पड़ा हुआ है। उस ज्ञान से डरते हैं वो, इसलिए आपका डीएनए खराब करना चाहते हैं, आपका डीएनए मारना है उनको। इस डीएनए खत्म हो सकता है। हाँ, डीएनए चेंज होता रहा है। बीटी कॉटन आ तो गई, उसमें कीड़े का जीन डाल तो दिया, टमाटर के अंदर मछली का जीन डाल तो दिया, खीरे के अंदर जीन डाल तो दिए जानवरों के, अंडा केमिकल से बना तो दिया। डीएनए के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो बॉडी के अंदर जो बच्चों को पैदा होते ही लगते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल है। वो पैदा होने के बाद जो बच्चे क्रांतिकारी हैं उनको तो पहले ही झटके में मार देते हैं। पता नहीं, मैं नहीं पता, मैं नहीं, नाम नहीं लेता मैं अपने मुंह से नहीं लूंगा। वो जब लगते हैं बच्चों को पैदा होते ही, सबसे क्रांतिकारी बच्चों को, जो पैदा हुए हैं समाज को नई दिशा दिखाने के लिए, वो लगने के बाद उनको या तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, या फिर ऑटिज्म हो जाएगा, या वो कोई सिंड्रोम हो जाएगा, या लर्निंग स्लो हो जाएगी, या ग्रोथ स्लो हो जाएगी। वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक जा ही नहीं पाएंगे। उसी से दूर करने के लिए हमको जूते पहनाना, लाइट हमको देना, ट्रैवलिंग हमसे करवाना, मिट्टी से दूर करना, पेड़ पौधे जेनेटिकली मॉडिफाइड, अभी आपको जितने नर्सरी वाले, सरकारी नर्सरी वाले जितने पौधे देते हैं, हाइब्रिड पौधे हैं सारे के सारे, नेगेटिव ऊर्जा वाले। आपके असली पौधों को कटवा दिया उन्होंने, पुराने वालों को खेतों में से। आपके गांव में छोड़ा ही नहीं नीम, उन्होंने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है कि आप जानबूझ के उसमें फंसो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी, उस दिन अपनी व्यवस्था बनाने की दिशा में सोचना शुरू करोगे। पहले तो काम करना तो दूर की बात है, पहले तो सोच ही नहीं सकते आप। जैसे सामने बहुत बड़ा पहाड़ हो, पहले तो यही सोच लो ये गिराना है ना, भाई यो तो नहीं गिरा, तो साइड में से ही निकल लेते हैं, जो लगे ठीक है। आप उससे टकराने की हिम्मत कब करोगे? जब आपको यह मालूम पड़े आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हो। और उस डीएनए को खत्म क्या क्या करता है मैं आपको बता दूं। डीएनए को खत्म करता है वाईफाई, डीएनए को खत्म करता है रेडिएशंस, डीएनए को खत्म करती है ज़रूरत से ज़्यादा लाइट, स्पेशली वाइट लाइट जो एलईडी वाली जो आजकल चली हुई है। डीएनए को ख़त्म करते हैं बाहर के केमिकल्स, डीएनए को ख़त्म करता है स्किन पे लगने वाले केमिकल्स, डीएनए को ख़त्म करता है फसल में पड़ने वाले केमिकल्स, डीएनए को ख़त्म करने, मतलब ये सारा प्रोसेस आपके डीएनए पे कमज़ोर करने पर, अटैक करने पे है। फिर बताओ, हमारे बड़े बूढ़े एक बात और बोलते हैं कि जो जरूरत से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसको पागल बोलते हैं। पागल, जिसने गल पाली, जिसने बात पाली, जिसको बात समझ में आ गई उसको पागल बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जिसको गल मिल गई ना, जिसको बात पा, उसको पता लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। जिसको पता लग जाए क्या करना है, उसकी तो मौज है, उसको क्या टेंशन है, उसको तो मालूम है ना क्या करना है। अभी कोई नाराज हो तो होता रहे, अपना ना सीधी होती है,
अपन किसी के साथ या तो 100% होते हैं, 0% होते हैं, हम बीच में नहीं होते कभी भी। कोई कोई कंफ्यूजन ही नहीं है लाइफ में 1% भी। बेटे को बोला हुआ है नौकरी नहीं करेगा, करेगा तो काम के हिसाब से करेगा, थोड़े दिन में छोड़ के आ जाएगा। सीखने के लिए तो कुछ ना, मैंने भी करी है, मैं नौकर नहीं रहा, मैंने छोड़ दिए। तुम भी करो कुछ भी सीखने के लिए, तो किसी की अगर हाथ जोड़ करके मिन्नतें करके कुछ सीखने के लिए मिलता रहे तो उससे अच्छी बात नहीं है। बट इट्स नॉट कि मैंने तुझे किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं किया है, ना किसी प्राइवेट संस्था का, ना किसी सरकारी संस्था का, किसी का भी नौकर नहीं। मतलब काम करो, उस काम में मजा आ रहा है, उससे आपका घर चल ही जाएगा। और मैंने देखा है चल रहा है, 10 साल हो गए, मैंने आज तक किसी को अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया। मुझे एक दोस्त कह रहा था आप मोबाइल को गालियां देते हो और मोबाइल का इस्तेमाल करते हो वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा अगर ये सत्यानाश नहीं हुआ होता तो मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो कहीं मौज कर रहा होता, कहीं बैठा आश्रम में। मुझे क्या जरूरत पड़ रही है, मैं अपना स्कूल खोल के कुछ 4 बच्चे गांव में ही पढ़ा रहा होता, मैं अपने गांव के ही उस पे काम कर रहा होता। तो उस पूरे ब्रॉड में लेके जाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है यार, तुम बताओ। मैं तो इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं हो नहीं रहा, मैं स्क्रॉल नहीं करता किसी को, मैं जिसे जो देखना मैं वही देखता हूं, मैं फोन पर बात नहीं करता किसी से, मैं चला जाता हूं। मैं फोन पर बात जो 10 मिनट में हो जाएगी, मैं 2 घंटे ट्रैवल करके उस तक पहुंचने की मैं प्रेफर करता हूं कि मैं बैठ के बात करूंगा। जो मोटे तौर पे अगर मैं आपको 2 विजन बताऊं ना, मोटा अगर मैं विजन बताऊं, मेरा सिंपल 2 लाइनों में विजन है कि गांव वालों को मैं एक ही बात बोलता हूं, आप बस मेरी ये 2-3 लाइनों पे काम करना शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि आपको आज ही अचीव करना है यार, उन्होंने 1000 साल लगाए हैं और पिछले 50 साल से बर्बाद करना शुरू किया मोटे तौर पर उन्होंने। बल्कि अंग्रेजियत के टाइम पे उन्होंने ये भरोसा दिला दिया देश के लोगों को कि हम गरीब थे। जैसे कुछ पढ़े लिखे, कुछ मतलब मैं उनको साक्षर बोलता हूँ, पढ़े लिखे नहीं है वो, पढ़े लिखे तो गांव वाले लोग हैं जो खेती करने वाले, उनको ये देख के आसमान बता देते हैं आज बारिश होएगी। और ये पढ़े लिखे वाले कहते हैं नहीं हम केमिकल से स्प्रे करके तुम्हारे को बारिश आज करके दिखा देंगे तुमको। ये वाले पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि हम लोग गरीब थे। बट जो एक्चुअल गांव वाले हैं उनको बात समझ में आएगी मेरी, मैं जो कह रहा हूं, उनको शुरू करना है। खाली ये नहीं सोचना कि इस जन्म में आप उसको पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर आपकी ट्राई वो होनी चाहिए। पहली ट्राई, गांव का पैसा गांव में रखने का इंतजाम करो। आपको पढ़ने के लिए पैसा बाहर नहीं देना, कपड़ों के लिए बाहर नहीं देना, जूतों के लिए बाहर नहीं देना, लोहे के काम के लिए बाहर नहीं देना। कंपनी को पैसा जाएगा तो सारा गांव दरिद्र होगा, सब कमा कमा के कंपनी को भरते रहेंगे। एक तरीका है, आप लोहे का करने लग जाओ, आप कपड़े का करने लग जाओ, आप अनाज का करने लग जाओ, आप दाल का करने लग जाओ, आप आटे का करने जाओ, तो इसका पैसा इसके पास, इसका पैसा इसके पास, इसकी मेहनत इसके पास। तो पहले ही तो होता था। अरे आप उसको पहले कहो या आगे कहो, आप बताओ इसमें पहले और बाद का या पुराने टाइम का और नए टाइम का क्या मतलब है? मतलब नियम है कि गांव में पैसा घूमेगा तो गांव समृद्ध बनेगा, गांव से पैसा बाहर जाएगा तो गांव कंगाल बनेगा। सिंपल फंडा। अब इसमें मेरा क्या, अगर ऐसा हो करके मैं राजनीति कर लूं तो अच्छी बात है ना। अगर ऐसा हो करके मुझे कुछ मिल जाए, मुझे रोटी खाने को गांव में जाया हूं तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है ना। मैं अब ये थोड़ी कह रहा हूं कि इस जात वालों को इस जात वालों से भिड़ा दो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं इन्होंने सत्यानाश कर दिया, और मैं नहीं कह रहा हूं उनके बिना भी काम नहीं चलेगा, इनके बिना भी काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं सबके लिए, सबके बिना किसी के बिना काम नहीं चलेगा, सबकी जरूरत है। यहां आपके घर में पड़ा हुआ लकड़ी का पता, लोहे का पता, कांच का पता, घर में पड़े कबाड़, जितना कबाड़ी में रखा सामान है सबका पता, उसका क्या यूज होना है। अपनी औलाद का यूज नहीं पता, कितनी बड़ी विडंबना है यार। औलाद को कहां लगाना है उसका नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गांव का पैसा गांव में रह जाए, पहली बात ये। टेक्नोलॉजी का मिनिमम इस्तेमाल, मैं नहीं कहता खत्म कर दो, मैं ये कह रहा हूं आपको हर घर में वाईफाई लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे बर्बाद हुए बिना नहीं रहेंगे। आप इंटरनेट का इस्तेमाल, आप गांव में एक जगह बना लो, यहां इंटरनेट यूज कर लो, जिसने यूज करना हो आकर के। बाकी घरों को रेडिएशन फ्री रखने की कोशिश करो। लैंडलाइन वाला वाईफाई वो लगाओ वहां पे, इंटरनेट भी। जरूरत क्या है रेडिएशन वाला, ये मोबाइल वाले टावर की? आपके मोबाइल की मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूं, बर्बाद करके छोड़ देगा ये आपके बच्चों। कर भी रहा है रोज की रोज। तो आपको इसके लिए इलाज पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको समझ आ गया, जैसे अब पेरेंट्स कई बार कहते हैं मोबाइल ने खराब कर दिया जी बच्चे को। अरे मोबाइल तो आपने ला के दिया था ना, अब तो उसके उल्टी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। मेरा बेटा 18 साल का यार, कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, उसके पास भी फोन नहीं है आज के टाइम भी, आज तक फोन नहीं है उसके पास। मैंने प्रैक्टिकल किया ना, मैंने बच्चे को बोला देखो बेटा, मैं जिंदगी में तेरे को किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, बस फोन मत मांगियो। ये मैंने उसको बचपन में बताया। अब जब वो 18 का हो गया, लगभग 2,500 से 3,000 किताबें पढ़ चुका है वो, मतलब आउट ऑफ सिलेबस। अब मैं उसको बोला, मैंने जब कॉलेज में गया, मैंने कहा जाकर अपने कॉलेज के बच्चों की बिहेवियर को नोट कर, बस फिर उनके घर जा, उनके माँ बाप के साथ उनका बिहेवियर चेक कर,
फिर उनका लाइफस्टाइल चेक कर, उस लाइफस्टाइल में मोबाइल का कितना बड़ा रोल है वो चेक कर, और फिर बता तुझे मोबाइल चाहिए क्या। उसने हफ्ते में मुझे डिक्लेयर करके दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, ये कबाड़ है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजें गांव की होनी चाहिए। इसके ऊपर किसी कलेक्टर का, तहसीलदार का, किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जो गांव का डिफाइन हो गया वो गांव तय करेगा। तो अपने भाईचारे को वापस वैसा लेकर के आओ ताकि आप वैसे सर्वाइव कर सको। और तीसरी चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पैसा खत्म कर दो। पैसे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को बराबर की शिक्षा होनी चाहिए। दिल्ली के स्कूल की और गांव के स्कूल की पढ़ाई बराबर होनी चाहिए, बात खत्म। उसको लाने के लिए क्या चाहिए तुमको ये बताओ। दिल्ली के अंदर टॉप का स्कूल है, मुंबई में टॉप का स्कूल है, पहाड़ों में कोई रेजिडेंशियल स्कूल है जिसकी 15 लाख रुपए महीने साल की फीस है, उसमें ऐसा क्या है जो आप गांव में नहीं ला सकते मिल करके, बताओ मुझे। और सब कुछ ला सकते हो यार, आप काहे को जाना है कहीं पे, क्यों किसी के भरोसे रहना है। नहीं आ रहा है समझ में, आप अपना यूथ हमको दो, हम तैयार करेंगे वैसे बच्चे, वो आपके गांव को स्वर्ग बना दे, अपने आप बना लेंगे। हमें नहीं जरूरत है, हम नहीं कर सकते, बाहर का कोई आदमी नहीं करेगा, मैं आपको ये बता दूं। गांव के लोगों को करना, उस पर सोचना तो शुरू करो। आई डोंट से कि आज ही खत्म करो इस काम को, सोचना शुरू करो, खाली इतना बात है। यही मैसेज है अपना कि भाई ये कर लो, और ऊर्जा लेनी है, ऐसे ऐसे लोगों से और मिलना है। आप आओगे ना ताल कटोरा में, आप ताल कटोरा के बाद अपने अंदर आए उस बदलाव को महसूस करोगे। जो हमारे जनता सरकार मोर्चा के जो साथियों के आसपास रहते हो ना, इतनी पॉजिटिविटी और इतने अच्छे लोग, शानदार लोग जुड़े हैं ना, हद नहीं है भाई। जो नेगेटिव लोग थे, जो मतलबी लोग थे, आए जिंदगी में, निकल गए, आते गए निकलते चले गए। इतने शानदार लोगों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है, और ऐसे लोग जो इस सोच पे काम करने के लिए, इट्स रियली अमेजिंग। मैं परमात्मा का लाख लाख शुक्र अदा करता रहता हूँ रेगुलरली कि धन्यवाद जो ऐसे लोगों को भेज रहे हो ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। जिस ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो रही है, ज़िंदगी आसान हो रही है, हर रोज़ ऐसे आदमी मिल रहे हैं। मुझे अभी एक विचार हो रहा है, आपका जो गांव के बारे में आप ये चीज़ें बदलने के लिए बात कर रहे हो, आप अकेले चल रहे हो, आप पे इतने थ्रेट्स आ रहे हैं और आप में दिक्कतें आ रही हैं इतनी ये काम करते हुए। गांव के लोग जब शुरुआत करेंगे वो तो उनके ऊपर भी चीज़ें आ सकती हैं। उन पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो गांव है, गांव राम हो है भाई। मैं इसलिए नहीं कहता मैं करूँगा, मैं इसलिए नहीं कहता कि मन कुछ बनाओ तो मैं कर दूंगा, मैं नहीं कहता मेरे को पावर दो इसलिए मैं करूँगा ना, मेरी पावर से नहीं कुछ होगा। जिसका बच्चा है उसी को करना पड़ेगा। गांव के सामुदायिक स्कूल में उस माँ बाप का कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस स्कूल को बनाने में। चाहे उसने 2 ईंट लगा रखी हो, चाहे उसने मास्टर तक 2 रुपये देने, मतलब उसको गांव के स्कूल में कंट्रीब्यूशन दे, उसका जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक वो उसका नहीं होएगा। अब गांव में जिसके पास पैसा था उन्होंने अपने बच्चे शहर में भेजना स्टार्ट कर दिए, गांव के स्कूल की किसी ने ख्याल ही नहीं रही। अब वहाँ सिर्फ उनके बच्चे पढ़ रहे जो मिड डे मील खा रहे हैं, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, और वहाँ भेज के हमको शर्म आती है। आपके ट्यूबवेल लगवा दिए उन्होंने बिजली ला करके, आपने ट्यूबवेल से पानी निकालना शुरू करा, उसने नहर का वार देना बंद कर दिया, आपने चिंता ही नहीं करी नहर का वार का। अब नहर में पानी नहीं आता आपकी, नहर पानी वहां रोक के बैठ गए, उससे बिजली बना के पाकिस्तान को सस्ती बेच रहे, भारत को महंगी बेच रहे। क्या गधा है। अभी मेरा पॉडकास्ट खत्म करने का मन नहीं है, आप पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं। एंडिंग क्या करना चाहोगे? मैं तो क्या एंडिंग करना है, ये तो शुरुआत कुछ है। भी। मैं कुछ भी पॉडकास्ट की एंडिंग क्या करना चाहोगे? मैं नहीं, ये तो आप करोगे ना, शुरुआत आपने की, खत्म भी आप ही करोगे। या आप मैंने पहले एंडिंग शायद 3 या 4 मिनट पहले कर दी है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, जो आपने ये बातें बताई। आशा है मुझे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जो भी डॉक्टर जी का विज़न है, जो ये करने चले हैं, वो भी आपको समझ में तो ज़रूर आया होगा। और जो आप अपने सराउंडिंग्स में जो होता है वो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में जो डॉक्टर साहब ने बताया वो हो रही होंगी बातें। बाकी आपके मन में जो भी आया आप कमेंट जरूर कर सकते हो। धन्यवाद। अपने सवाल जरूर पूछने को।